नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। शो की शुरुआत कर रहे हैं और मिड कैप इंडेक्स ने अभी अभी नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। जी हाँ, देखिए किस तरीके की रैली हुई है। वीरू, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और कल बताऊँ ना, कल जिस तरीके से मिड कैप भागा था ना, क्लियर हो गया था। और आज सेकेंड डे रनिंग मिड कैप में जिस तरीके का फॉलो थ्रू है, और देखिए जब मिड कैप और स्मॉल कैप इस तरीके से चलते हैं ना, तो हमें ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि लोगों के पोर्टफोलियो इवेंचुअली यहीं पर है ना। तो सबसे ज़्यादा तो मतलब यहीं पर पेन पॉइंट था और यहाँ सबसे ज़्यादा रैली रही। ओवरऑल आप देखें मार्केट के लिए सब कुछ बढ़िया है। निफ्टी आईटी 2.25% ऊपर है, निफ्टी बैंक 1.5% ऊपर है, डे हाई पर है। मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडिया विक्स, पुट कॉल रेशो, कच्चा तेल, डॉलर रुपी, आई थिंक आज सुबह जो हम सारे कारण गिना रहे थे ना, एडवांस डिक्लाइन, सब के सब बिल्कुल मार्केट के फेवर में हैं और शानदार मूव्स। एसआईपी का डेटा आ गया है वैसे, करीब 31,781 करोड़। ओके, टिकट टीम को बोलते हैं उनको फ्लैश करिएगा। एसआईपी का डेटा सब काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, बाकी डेटा आ गया था। खैर, इन सब पर बातचीत होगी, इन सब पर बात होगी, लेकिन अभी शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बाजार में बढ़ा तेजी का मोमेंटम, मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर। इधर डबल सेंचुरी लगाकर निफ्टी 24,200 के पार पहुंचा। 20 डे 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज के भी पार निकला निफ्टी। वहीं 700 पॉइंट ज्यादा की उछाल के साथ बैंक निफ्टी में शानदार आउट परफॉर्मेंस। 58,000 के अहम लेवल पर। स्मॉल कैप में भी जबरदस्त मोमेंटम। इंडिया विक्स 8% फिसला। जून में निवेशकों ने जमकर एमएफ में किया निवेश। इक्विटी इनफ्लो 26% बढ़कर पहुंचा करीब 29,000 करोड़ रुपए। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। गोल्ड ईटीएफ में भी आउटफ्लो रुका। टीसीएस के उम्मीद से अच्छे नतीजों ने पूरे आईटी सेक्टर में भरा जोश। करीब 2% चढ़ा निफ्टी आईटी इंडेक्स। निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल हुए इन्फोसिस, साथ ही रियल्टी और मेटल शेयरों में भी जोरदार तेजी, लेकिन फार्मा और एफएमसीजी में हल्का दबाव। बिग स्टॉक्स और चार्टजीपीटी शेयरों ने किया कमाल। उम्मीद से बेहतर नतीजों के बाद टीसीएस 1.5% चढ़ा। मिड कैप आईटी, परसिस्टेंट, ओएफएसएस और एलटीएम में करीब 3% ज्यादा गिरावट। चांदी की ऊंची कीमतों से हिंदुस्तान जिंक भी चमका। वहीं मजबूत चार्ट से फिनिक्स और प्रेस्टीज 3% तक ऊपर। अनुमान से अच्छे नतीजों के बाद इंडियन बैंक 8% ऊपर, वायदा का टॉप गेनर बना। सालाना आधार पर Q1 में मुनाफा 10% तो ब्याज से कमाई 17% बढ़ी। एसेट क्वालिटी में भी हुआ सुधार। दूसरे सरकारी बैंकों में भी जोरदार मोमेंटम। पीएसयू बैंक इंडेक्स अब 3% ऊपर। ज्वेलरी शेयरों में लगातार तीसरे दिन तेजी कायम। कल्याण ज्वेलर्स करीब 6% चढ़ा। 3 दिनों में करीब 36% उछला शेयर। सेंको गोल्ड 3% ऊपर। टाइटन और टीवीजेड में भी खरीदारी कायम। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की मार्केट की। वीरू, आज जब हम शुरुआत हुई तो आशीष और जब मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो एक व्यू था हमारा कि बस खुलते ही ले लें। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा एडिशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर काफ़ी अच्छा रहा है। और निफ्टी अगर आप देखें तो अब कल के हाई के ऊपर सेटल हो चुका है। कल का हाई था करीब 24,135। आज हमने पूरा दिन, इनफैक्ट आज का लो कल के हाई के बराबर है मोर और लेस, तो आज पूरा दिन हमने उसके ऊपर बिताया है। सबसे बड़ी बात यही थी। और एक बार बैंक निफ्टी लेकर आइए जरा। बैंक निफ्टी पे भरोसा ज़्यादा था क्योंकि कल भी अगर आप देखें बैंक निफ्टी ने शानदार मूव दिखाए थे, और आज भी अगर इंट्राडे में ज़्यादा अच्छे मूव मिले तो आपको बैंक निफ्टी में मिले। 57,600, 57,700 से करीब 58,100 के करीब की बड़े मूव, और खुलने के बाद भी बड़ी रैली हुई है बैंक निफ्टी में। आई थिंक इंट्राडे में 300-400 पॉइंट की रैली आई है। आईटी ये ऊपर खुला, अभी भी ऊपर है, लेकिन थोड़ा ऊपरी लेवल से ठंडा पड़ा है। आई थिंक कहीं ना कहीं जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें लग रहा है कि नहीं, अभी भी इस रैली पे भरोसा नहीं है, तो थोड़ा सा अपनी रैली का प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। नथिंग रॉन्ग इन दैट। मिड कैप में शानदार तेजी, ऑल टाइम हाई मिड कैप इंडेक्स। ये देखिए क्या मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रखिएगा एक बार जरा, क्या ज़बरदस्त एडवांस डिक्लाइन का रेशो है इस समय। ये 2210 और 847। हालांकि कल इससे बेहतर था, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड डेटा जो पिछले महीने एक वन ऑफ था जिसमें गिरावट आई थी, इस बार फिर से इनफ्लो बड़े आए हैं एक महीने की गिरावट के बाद। पिछला महीना ख़राब था तो लोगों ने थोड़ा सा पैसा पुल आउट किया था, लेकिन वापस से कॉन्फिडेंस लौटा और तेज़ी आई। और एक दो स्टॉक स्पेसिफिक मूव मैं बताना चाह रहा था। एक आप देखिए इंडियन बैंक,
क्या शानदार नंबर्स के बाद भागा ये स्टॉक, ऑलमोस्ट सर्किट लगा चुका है अब 10% के करीब का। और पीएसयू बैंकों को ज़रूरत थी, क्योंकि पीएसयू बैंक्स काफ़ी वीक थे, ज़रूरत थी एक इस तरीके के नंबर की। इसने पूरे पीएसयू बैंक में जोश भरा है। पीएसयू बैंक इंडेक्स 3.25% ऊपर। कच्चा तेल लेकर आइए एक बार जरा। कच्चा तेल $75 के करीब इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। 75 पर है। कहाँ हम कल 81 पर थे। इंडिया विक्स 7.5% नीचे। 2 दिन में पूरी की पूरी जो हमारी इंडिया विक्स की रैली हुई थी वो पूरी स्वाहा हो गई। अच्छी बात। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पुट कॉल रेशियो वीरू एलिवेट हुआ, ओवरबॉट नहीं हुआ। आई थिंक ये अभी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा क्या रहेगा हमारे लिए। बिल्कुल अनुज, इंडेक्स की प्लेसमेंट क्या कहती है? जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि 100 EMA की आज हमारी ऊपर पारी की शुरुआत हुई एंड मोस्ट स्पेशली 58,000 को रीगेन करना निफ्टी बैंक का। मैं दोनों इंडस्ट्रीज पे व्यू चाहूँगा अनुज। निफ्टी उस 24,200 की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड करता हुआ और निफ्टी बैंक जिस ट्रेजेक्ट्री को इसने दोबारा रीगेन किया 58,000 को, सेंस क्या बन रहा है दोनों इंडस्ट्रीज पे? अब ये जा किस तरफ रहे हैं? देखिए वीरू, सिंपल चीज़ है। मार्केट ने आपको एक वर्डिक्ट दे दिया है कि अब मैं एक बात बताऊं, अब मुझे लग रहा है कि वो जो जुलाई का मूव बीच में ब्रेक हो गया था ना, वो रिज्यूम हुआ है। वो 24,530 का लेवल बहुत जल्दी मुझे लग रहा है क्रॉस होगा। हो सकता है अगले हफ्ते आप फटाफट उसको निकालें, उसको क्रॉस करें, और उसके बाद वो जो हमारी इवेंचुअल 24,800 25,000 के निफ्टी के टारगेट रहे हैं उसकी तरफ अब हम बने रहें और गिरावट में ऐड करें। और जैसा मैं कह रहा हूँ, आज का लो कल का हाई है, इससे ज़्यादा शानदार आपको मार्केट वर्डिक्ट नहीं दे सकता। आज की क्लोजिंग हो सकता है हाईज पर हो, नहीं हुई तो हम उसको रिविजिट करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी रहेगी कि आज की क्लोजिंग हाई पर हो। हाँ, एक चीज़ है, अगर आपको वीकेंड का रिस्क लग रहा हो तो थोड़ा भले ही अपने आप को हेज कर लें। पीएसयू बैंक में मोमेंटम लौट रहा है। आई थिंक ये एक अभी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और मैं आपके इंडेक्स लेवल्स पर आऊँ और उससे बात करूँ, उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था। स्टॉक स्पेसिफिक ना इस मार्केट में शानदार मौके हैं, और एंट्री और एग्जिट अगर आप ढंग से करें तो ज़बरदस्त पैसा बनेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डिक्सन टेक। इसका आज का चार्ट रखिए डिक्सन टेक का, और इसका 3 महीने का चार्ट। ये आज का चार्ट है। आज इसमें पैसा शॉर्ट करके बना है या फिर प्रॉफिट बुक करके बना है। डिक्सन टेक पर हमने तब लॉन्ग का व्यू लिया था जब सब ने आपको बोला था शॉर्ट, और तब 10,200 10,300 था। वहाँ से आज का हाई देखिए अब 13,600, और आज सिर्फ CNBC आवाज़ ने मुनाफा वसूलने का एक व्यू लिया। आई थिंक मुझे कई लोगों ने मैसेज किया वैसे, लेकिन ये एक क्लियर कट आज का सबसे एक इंटरेस्टिंग मूव रहा। अब आता हूँ मैं आपके इंडेक्स के सवाल पर। देखिए 24,250 से 24,300 पर एक पहली रेजिस्टेंस है थोड़ी सी, एक बार उसको अगर आप क्रॉस करें उसके बाद देखते हैं फिर वो 24,500 के करीब का मूव रहेगा। और उसके अलावा सपोर्ट अगर आप देखें तो करीब 24,100 से 24,150 के करीब रहेगा। अब बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस है आपकी 58,500 से 58,800। वैसे मुझे लग रहा है कि उसकी तरफ हम बहुत जल्दी बढ़ेंगे, और सपोर्ट रहेगा आपका 57,800 से करीब 58,000। एक और डिप आ रही है बैंक निफ्टी में, मुझे लग रहा है इसमें ही बाइंग आ जाएगी। तो ये रहेगा आज का ओवरऑल मार्केट का अब तक का नज़रिया। वीरू, स्टॉक स्पेसिफिक क्या एक्शन रहे आज? बिल्कुल अनुज, 3 स्टॉक्स पे आऊँगा। तीनों अलग अलग स्पेस से हैं स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक रखूँगा आपकी स्क्रीन पे, जरा सभी से गुजारिश है इसके वॉल्यूम्स को देखिएगा, चार्ट्स को देखिएगा। पीएनबी हाउसिंग ये स्पॉट में 1111 पे ट्रेड कर रहा है। एनबीएफसीज में, एचएफसीज में। अब रियल एस्टेट जब चलता है तो उसको एचएफसीज हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां चेज करती हैं। बहुत ही शानदार फ्लैग। आप LIC हाउसिंग फाइनेंस को देखिए और इसको देखिए। प्लेसमेंट मेरे को पीएनबी हाउसिंग ज़्यादा अच्छी लगी। करीब 1112 पे हम लगभग ठीक 2 बजे इस पर बात कर रहे हैं, 2:05 पे। प्लेसमेंट एक बार प्लीज़ OI रखिएगा जरा इसका, आपका पीएनबी हाउसिंग का ये रखिएगा स्क्रीन पे एक बार जरा OI। तो पहला स्टॉक जिसको मैं पकड़ रहा हूं यहां पे, क्लासिकल फ्लैग का ब्रेकआउट, 2 लाख शेयर यहां पे लोड हुए हैं पीएनबी हाउसिंग। दूसरा है इंडियन होटल्स, लेके आइएगा स्क्रीन पे 746 होटल स्पेस में। जैसे कि बाजार ने अगर आप देखें परसों के उस घटनाक्रम के बाद हर चीज को भुलाने की कोशिश करी, इसने भी अपने उस अप ट्रेंड को रिज्यूम किया 746.30 पे ट्रेड करता हुआ। ये भी अब ऑलमोस्ट सितंबर 2025 में इसने 3rd वीक में 200 EMA तोड़ा था, उसके बाद चला गया था। ये बहुत ही बड़ी सप्लाई में 550 का लो लगाया, लेकिन उसको अब पार करता हुआ तो नजर रहेगी इंडियन होटल्स। लोडिंग यहाँ भी काफ़ी अच्छी खासी हुई है। और मिड कैप आईटी में एक बार फिर से परसिस्टेंट रखूंगा मैं। अब ये जा रहा है स्टॉक 50 EMA के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देने के बाद। आज आईटी में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। हालांकि इंडेक्स 28,000 पे जूझ रहा है, बट इन आइसोलेशन अगर आप परसिस्टेंट को देखें
अच्छी शॉर्ट कवरिंग 56,000 शेयर यहाँ पे कम हुए, ऑलमोस्ट ट्राइंग हार्ड फॉर 5,000, ये 100 डे माफ कीजिएगा, जो कि करीब करीब 5,080 के रेंज में हम। तो ये 3 स्टॉक्स हो गए। पहला हो गया पीएनबी, इंडियन होटल्स और परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में। अनुज, में आता हूँ आप कुछ सेक्टर स्पेसिफिक प्रश्न पे। पिछली बार 58,500 से 58,000, फिर 57,000, फिर 56,500 तक का जब बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट हुआ, वो एक पार्ट मिसिंग था, दैट वाज पीएसयू बैंक्स। आज इंडियन बैंक के नंबर्स ने जिस प्रकार का मूव दिया, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का रिबिल्ड करना, अब ये दोनों कंपोनेंट बैंक निफ्टी के अगर परफॉर्म करेंगे तो निफ्टी बैंक पे व्यू क्या बनेगा? और इन आइसोलेशन पीएसयू बैंक्स का अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रहे हैं क्या इस वक्त? बिल्कुल। देखिए बीरू, पीएसयू बैंक में जो आज का मूव है ना, वो इसलिए है क्योंकि इसका जो सबसे हाई बीटा काउंटर है इंडियन बैंक, उसके नंबर्स आए हैं। इंडियन बैंक जो है वो चलता भी ऐसे है, गिरता भी ऐसे, 10-10% इसके मूव आते हैं नंबर्स के बाद। मेरे ख्याल से अब अगले 3-4 दिनों तक शायद मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। इशू क्या होता है कि इसमें सबसे एंड में आते हैं एसबीआई के नंबर। पिछली बार भी अगर आप देखें तो जो सेंटिमेंट ख़राब किया था वो एसबीआई के नंबर्स ने किया था ना, एकदम एंड में आते हैं एसबीआई के नंबर्स। इस बार देखते हैं, मार्केट को थोड़ी सी उम्मीद रहेगी। लेकिन एक बात बताऊं मैं, इंडियन बैंक के नंबर्स शानदार हैं। देखिए डबल डिजिट में प्रॉफिट ग्रोथ है, एनआईआई ग्रोथ ज़बरदस्त है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, 3.35 से बढ़कर 3.41 पर आया है, स्लिपेजेस कम हुई हैं, रिकवरीज बढ़ी हैं। मतलब जो जो चीज़ें आप टिक मार्क करना चाहते हैं ना, वो सारी की सारी चीज़ें टिक मार्क हुई हैं। और देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर बैंकों के एनपीएज इंप्रूव हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये क्वार्टर काफ़ी शानदार रहा होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, क्रेडिट ग्रोथ इस बार, मैं उस दिन रामदेव जी के साथ इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने ये बात कही थी, 16-17% के करीब की अगर क्रेडिट ग्रोथ हो रही हो ना सिस्टम में, तो आपके पास एक फील्ड रन है। इसका मतलब कंपनियां केपेक्स कर रही हैं, इसका मतलब बहुत शानदार एक रिकवरी की उम्मीद रहेगी। तो इसके लिए पीएसयू बैंक्स को सिर्फ पीएसयू बैंक के लिहाज से मत देखें, इसको आप इस तरीके से देखें कि ये एक इकोनॉमी का भी बैरोमीटर है। लेकिन इंडियन बैंक के नंबर्स में भी कोई कंप्लेन नहीं है। इंडियन बैंक के नंबर्स बहुत शानदार, जैसे कि हम कहते हैं कि जो जो होना चाहिए थे नंबर्स में आप खोजते, स्ट्रेंथ के लिहाज से वो सब कुछ है। अच्छा अनुज, ये आपने एसआईपी के आंकड़े भी देख लिए, जून इनफ्लो के आंकड़े भी देख लिए, एमएफ के लग क्या रहे हैं, दिशा क्या दे रहे हैं? स्पेशली लोगों का ट्रस्ट जो है मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ा कन्विक्शन दिखा रहा है ना डेटा, क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए एसआईपी का डेटा ऑफिशियली नहीं आया, 1-2 चैनल्स ने उसको फ्लैश जरूर किया है, लेकिन हाँ अब आ गया, अब ऑफिशियली आ गया 31,781 करोड़। देखिए हमने ना एक व्यू लिया था कि आप बने रहें मार्केट में और अपने इक्विटी इन्फ्लोज ना कम करें। वो 1 महीने का जो डिक्लाइन आई थी उसको अरेस्ट हुआ, और अब देखें अगर आप, तो इक्विटी इन्फ्लो 26% बढ़ा है, 28,961 करोड़ वर्सेस 22,897 करोड़। कुल एयू में बढ़ गया है, 81,58,000 करोड़ से 82,22,000 करोड़ पर आ गया है। अच्छा देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में अच्छे नंबर्स हैं। लार्ज कैप में 1500, लार्ज कैप में बढ़ा है एक्चुअली नंबर, 1593 से बढ़कर 2067 पर आया है। मिड कैप में 4385 करोड़ से बढ़कर 6090 करोड़ पर आया है, और स्मॉल कैप में करीब करीब 13% बढ़कर 5602 करोड़ पर आया है। तो ये अगर आप देखें, देखिए हमारा अप्रैल का नंबर तो 38,000 करोड़ था, मार्च का नंबर 40,000 करोड़ था, वो टेबल रखिएगा। उसके हिसाब से जून अभी भी थोड़ा पीछे है, लेकिन देखिए थोड़ा टाइम लगता है, एक बार जब वो एक बार आउटफ्लो होता है उसके बाद या इनफ्लो कम होता है तो ठीक है, वो भी वापस आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लार्ज कैप के इन्फ्लो देखिए, लार्ज कैप के इन्फ्लो मई में काफ़ी कम हो गए थे, 1593 करोड़, वो बढ़कर आया है, आई थिंक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिड कैप भी अगर आप देखें 4385 करोड़ था, 4385 करोड़ से बढ़कर वो 6090 करोड़ पर आया है, आई थिंक वो अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर है। स्मॉल कैप 4,946 करोड़ पर पहुंच गया था, वो 5,602 करोड़ पर आया। अच्छा मज़े की बात ये देखिए आप, अभी भी ये नंबर्स अप्रैल से कम है, और अप्रैल वो महीना था जिसमें मार्केट ने सबसे ज़्यादा मौके दिए थे, वो मार्च की बड़ी करेक्शन के बाद। तो अप्रैल में लोगों ने भर भर के पैसा लगाया था, लेकिन मई में कुछ लोगों ने विड्रॉ कर लिया होगा ये सोचकर कि कहीं ये रैली फेल ना हो जाए। आई थिंक जून का नंबर ये बता रहा है कि लोगों में कॉन्फिडेंस अब वापस लौटा है थोड़ा सा। गोल्ड ETF पे मैं इतना नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन SIP का नंबर जो है ना, SIP का नंबर बहुत शानदार है। 30,954 करोड़ वाला 31,781 पर आया है। हमारी पीक थी मार्च में था वो नंबर
87 करोड़ का, तो हो सकता है कि उसको भी आप क्रॉस कर लें। लेकिन वीरू ये नंबर्स काफ़ी शानदार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए काम करते हैं, अब रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे वीरू के पास कार्यक्रम समझने के लिए। आज चलिए रफ्तार के घोड़े से शुरुआत कर लेते हैं। वैसे मैं फिसड्डी से करना चाहता, पर कोई बात नहीं। रफ्तार के घोड़े में सबसे पहले है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक क्लियरली शानदार नतीजों के बाद ज़बरदस्त रैली, इसमें एसेट क्वालिटी में बढ़िया सुधार आया और ये देखिए स्टॉक करीब 10% बढ़कर एफ&ओ का टॉप गेनर। कल्याण ज्वेलर्स पिछले 3 दिनों से एक तरफा रैली, परसों से सीएनबीसी आवाज़ पर एक पॉजिटिव व्यू रहा है कल्याण ज्वेलर्स पर कि वहाँ पे वो जो सेलिंग थी वो पूरी हट चुकी है और अब यहाँ पे एक अच्छे नंबर्स के बाद पहले एक बार गिरा था वो, उस पर पॉजिटिव ब्रोकरेज व्यूज़ आए और लगातार तेज़ी रही यहाँ पर। फिनिक्स मिल्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स दोनों में शानदार तेज़ी है। आज एक्चुअली चैट जीपीटी के दोनों स्टॉक्स भी थे, पहले 2 स्टॉक्स यही थे और पूरी तेज़ी स्क्रीन पर हुई है। शुरुआत फीकी हुई थी, मैं थोड़ा सा एक्चुअली जब शुरुआत फीकी हुई मुझे लगा था कहीं गलत तो नहीं ले लिया हमने, लेकिन उसके बाद अच्छी बात यह रही कि पूरी रैली इंट्राडे में हुई, खासतौर से प्रेस्टीज में, तो मज़ा आ गया, ये एक अच्छी बात रही। पेटीएम में ज़बरदस्त क्या कुछ तो हो रहा है पेटीएम में, आई थिंक मार्केट कुछ सेंस कर रहा है। लगातार ये स्टॉक हमारी स्पॉटलाइट और चैट जीपीटी में भी रहा है। और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स ना मैं बार बार लोगों को याद दिलाता रहूँगा, क्योंकि परसिस्टेंट सिस्टम्स 4300 से 5000 का मूव आ गया। 5000 वो दिन याद है वीरू आपको, जिस दिन वो शॉर्ट हुआ था और उसके बाद बहुत लोगों को मौका मिल गया था ढोलक बजाने का, वो 4300 वाला, क्योंकि वो खुलाई उस दिन 8-10% नीचे था, तो उसके बाद कोई वो उसमें कोई ऑलरेडी शॉर्ट हो तो अलग बात है, वरना किसी ने शॉर्ट करे, जिसने शॉर्ट किया ना उस दिन वो मार्केट से बाहर हो गया होगा अब तक। 4300 से 5000 का वन वे व्यू। और एक चीज़ हमने उस दिन कही थी, जो आपको 4300 पे शॉर्ट बोल रहे हैं ना, वही 4600 पे आके आपको लॉन्ग बोलेंगे। और देख लीजिए अब 5000 के करीब का मूव आ गया है इसमें, यहाँ पर लगातार शानदार मूव है। अब आते हैं आज के फिसड्डी स्टॉक्स पर। फिसड्डी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो सबसे पहले है डिक्सन टेक। गैप अप के बाद 4.5% फिसला है ये स्टॉक और अगेन सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर एक सटीक एनालिसिस हुआ। आज खुलते ही हमने एक व्यू लिया था कि आप अपना मुनाफा वसूल करके बैठ जाएं, बाकी जिसको जो करना है वो करने दें। और याद है ना आपको, हमने इस पर लॉन्ग का व्यू तब लिया था जब सब ने शॉर्ट कराया था, तब उस समय से अगर आप देखें तो इस पर एक लॉन्ग का व्यू था। केन्स यहाँ पर गिरावट आई, बैन में आने के बाद ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया और आज का टॉप एफ&ओ लूजर्स में से एक बना 2.5% नीचे। और स्विगी यहाँ पर भी बड़ी रैली के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई। वीरू चलिए कार्यक्रम का क्रम बता दीजिए, फिर क्विक की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, कार्यक्रम के क्रम में पैनल आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ जिनसे हम कॉल लेंगे। सबसे पहले राजेश अग्रवाल नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, पहले जो ट्रेड्स लेंगे उसके मैं टेक्निकल ट्रेड्स रख देता हूँ। कौन कौन देगा पहले? टेक्निकल डेरिवेटिव पैनल में होंगे प्रकाश कावसर, मानस जी, राजेश जी, कविता जैन, अरुण कुमार मंत्री और सौमिल मेहता। इनसे लेंगे हम टेक्निकल ट्रेड्स। फंडामेंटल नोट पर बातचीत के लिए होंगे राजेश अग्रवाल AUM कैपिटल से, उनसे होगी बातचीत। फिर हम बात करेंगे नंबर्स को लेकर थोड़ा सा। इंडियन बैंक जिस पर हमने काफ़ी अच्छा खासा टाइम डिवोट किया, नंबर्स कैसे रहे, एक बार फिर से रिबिल्ड किया है इस नंबर्स ने पूरे PSU बैंकिंग के सेंटीमेंट को। बाकी टॉप कैश कॉल्स आएंगे उसके बाद, प्रकाश जी से, सौमिल जी से, राजेश जी से हम ट्रेड पिक करेंगे। आशीष से ही बात करेंगे हम डिक्सन टेक, है ना। अभी हमने इसकी स्टोरी बयां करी, कहाँ से ये रिवर्सल शुरू हुआ था, कहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे ये अपसिंक हो रहा है, लेकिन ये कहानी कैसी थी पूरी, आज खबर क्या थी और ये एक बड़ा जेवी वो भी अगर आप देखें उसमें सम्मिलित था। फिर यश से बात करेंगे, आज इंश्योरेंस स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, आंकड़े कैसे रहे उन पर बातचीत होगी। धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड्स आएंगे, उसके बाद हॉर्मोज से हम बातचीत करेंगे। अब जो अदाकारी जो है वो म्यूचुअल फंड्स IPO में निभा रहे हैं, भर भर के दाव लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड में, उससे बातचीत होगी हॉर्मोज से, स्टैट्स क्या कहते हैं। और 4 का चौका 4 ट्रेड, सस्ता ऑप्शन F&O सुपरस्टार, 4 का चमत्कार, मिड कैप फंडा, एक एक करके आएंगे। फिर बात करेंगे हम नंबर्स, ये सेगमेंट खास तौर पर देखिएगा। नूपुर से डीमार्ट, दीपाली से हम बात करेंगे LTM और साथ ही साथ आशीष से हम बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज। ये एक और दिग्गज IT के नंबर्स कैसे रहेंगे। उसके बाद बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ होंगे दीपन मेहता, एलेक्स इक्विटीज के, और उसके बाद अनुज से रणनीति लेंगे कल के लिए, नूपुर से ड्यूरिंग चेक, बीट हिस्ट्री ट्रेड्स और नेक्स्ट वीक के ट्रिगर्स। अनुज बिल्कुल, चलिए तैयार है पैनल हमारा, शुरुआत करते हैं सारे ट्रेड्स की। रखिएगा एक बजा पैनल को। और आज राजेश अग्रवाल जी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ पैनल में एक लंबे गैप के बाद। राजेश जी गुड आफ्टरनून, मिस किया वैसे हमने आपको और वेलकम बैक टू द शो। और ख़ास तौर से फ्राइडेज़ को तो बहुत मिस कर देते हैं हम आपको, तो सोचा थोड़ा सा सबसे पहले आप फ्रंट आपसे बात कर लूँ। हाँ ऑब्वियसली चैनल पर आए हैं आप, लेकिन हमारे शो पर अब इस थोड़े ब्रेक के बाद आए हैं, तो वेलकम बैक। आई होप अब ब्रेक नहीं लेंगे आप राजेश जी।
लेट्स होप फॉर द बेस्ट सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। और वैसे पिछले हफ्ते भी मैं कमाई के अड्डे में था, आप नहीं थे। मैं नहीं था। हाँ, मैं छुट्टी पर गया हुआ था, तो इसके लिए मैं नहीं था। बिल्कुल सही कहा। चलिए, तो एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की, लेकिन पहले गावा सर, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को। गुड आफ्टरनून। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है इंडियन होटल। सेटअप बहुत ही बढ़िया है। 2 दिन का कलेक्शन है, खत्म हुआ, 2 दिन से एक मूव भी दिख रहा है। ट्रेड कर रहा है 748 रुपीज पर। स्टॉप लगाएंगे 744, 4 रुपीज। टारगेट रहेगा 756 टू 760। ये एक जोन है, हो सकता है आज ही आ जाए। इसमें स्ट्रेंथ है और मोमेंटम भी बहुत ही बढ़िया है। इंडियन होटल। इंडियन होटल्स अभी जिसका मैं जिक्र कर रहा था अपने आप देखें शुरुआती ट्रेड्स में शानदार मूव। मीनवाइल आपकी स्क्रीन पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर हैं। ग्रॉस एनपीएस बिना बदला 1.45। मेरे ख्याल से जो बॉटम लाइन की फिगर है वो बहुत स्ट्रांग है और इस पर नजर रखेंगे। इंट्राडे चार्ट एक बार बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फायर कीजिएगा तो नंबर्स पे स्ट्रांग रिएक्शन। मेरे को अभी जो एक आंकड़ा दिखाई दिया था बहुत इंप्रेस कर रहा था। मैं लौटूंगा उसके बाद, एक काम करते हैं उस नंबर पे, लेकिन पहले कॉल्स ले लेते हैं। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की राय रहेगी, जहां पर एक डबल बॉटम बना है और स्टॉक ने अपने 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो इस पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 3290 3290 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है और 34 रुपए 3400 के टारगेट सेट करने हैं। इसमें ऑप्शन ट्रेड लेना चाहें तो 3300 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 111 रुपए पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 89 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 150 रुपए के टारगेट सेट करना है। चलिए, ठीक है। तो ये 2 ट्रेड्स हो गई, गावा सर की और मानस जी की। अरुण जी, गुड आफ्टरनून। अरुण जी, आपकी ट्रेड। जी अनु सर, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। अनु सर, आरबीएल बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। क्लियर एक डबल बॉटम ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट्स पर नजर आ रहा है, तो आरबीएल बैंक को करंट लेवल के आसपास खरीदे। 379 के आसपास है, स्टॉप लॉस 375 के आसपास लगाना चाहिए। 392 तक के टारगेट्स आरबीएल बैंक में पोजिशनल बेसिस के हिसाब से आ सकते हैं, तो 375 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें और 392 तक के टारगेट्स आरबीएल बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, आरबीएल बैंक 380 पे आपका बाय कॉल। ठीक है, राजेश सतपथी जी आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर है आईसीआईसीआई प्रू के चार्ट के ऊपर। मुझे लगता है बहुत अच्छा रिवर्सल आज इसने दिया है। एक ही टिक में इसने 10, 20 एंड 50 डीएमए को आप कह सकते हैं ब्रेकआउट है, तो इसका 50 डीएमए बनता है 505 के आसपास। 115 करंट प्राइस है, तो लॉन्ग करेंगे क्योंकि जिस तरह से बिल्टअप है मुझे लगता है ये 540 550 तक का स्विंग देगा, लेकिन एज अ स्विंग ट्रेडर 530 प्लस का टारगेट लेके काम करे आईसीआईसीआई प्रू। एक्सक्यूज मी। ओके, आईसीआईसीआई प्रू। तो सोमिल जी, आपकी ट्रेड आज के लिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी ट्रेड रहेगी HAL पर, HAL पर। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन में। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। 20, 40, 10 और 200 डेली मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट साथ में चल रहे हैं और ये पूरा ब्रेकआउट मुझे लगता है कि एक मीडियम टर्म ब्रेकआउट है और यहाँ से एक बहुत अच्छी रैली देखने मिल सकती है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो मेरे टारगेट्स जो ऊपर में है वो 4900 के बनते हैं और नीचे में एक स्टॉप लॉस रखना है 4390। ओके, चलिए, टेक्निकल कॉल्स पूरी हो गई। अब चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी, चलिए, ऑफिशियली गुड आफ्टरनून शो में। आप बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। ट्रेड की बात की जाए तो मैं सोच के इंडियन बैंक ही आया था, बट चूंकि ऑलरेडी 10% के आसपास बढ़ गया है, तो मैं यही कहूंगा कि कुछ करेक्शन आए, कुछ नीचे जाए तो लेना चाहिए। लेकिन उसके अलावा इस वक्त उसको हटा के मैं बायोकॉन देना चाहूंगा। बायोकॉन की अगर बात की जाए तो ग्लोबल बायोलॉजिक्स का प्ले है, बायोसिमिलर्स में है, जेनरिक्स के अलावा रिसर्च में ये सिंजिन के द्वारा है और माइलिन का इंटीग्रेशन पूरा हो गया है। बैलेंस शीट के प्रेशर जो कंपनी में बने हुए थे वो ही कम होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 4150 करोड़ का जो QIP इन्होंने पिछले दिन किया था उससे डेट कम हो गया और वहां मार्जिन्स में सुधार आता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को अगर कोई मध्यम से लंबी अवधि के लिए लिए, क्योंकि छोटी अवधि में ये स्टॉक में कुछ ज्यादा मूवमेंट आती नहीं है, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि में स्टॉक को अगर रखा जाए तो 480-500 के टारगेट आते हुए दिखते हैं। ओके, चलिए, तो ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। गावा सर ने पिक किया इंडियन होटल्स। 2 दिन से करेक्ट हो रहा था, आज वापस मोमेंटम अच्छा स्टॉक में। ओके, कोई बात नहीं।
चलिए मानस जी ने पिक किया सुप्रीम इंडस्ट्रीज, यहाँ पर बाय की कॉल है, 3290 के स्टॉप, 3400 के टारगेट। आरबीएल बैंक अरुण जी की पिक है, यहाँ पर भी मोमेंटम अच्छा है काफ़ी, 375 के स्टॉप, 392 के टारगेट। आईसीआईसीआई प्रू राजेश जी की पिक है, यहाँ पर भी मोमेंटम अच्छा है। और इसके अलावा सौमिल जी ने पिक किया है हेल पर एक आप ट्रेड ले सकते हैं, 4390 के स्टॉप, 4900 के टारगेट, काफ़ी बड़े अग्रेसिव टारगेट हैं। और राजेश अग्रवाल जी ने पिक किया है बायोकॉन फंडामेंटल आइडिया के लिए। वीरू बिल्कुल, चलिए अब तो ये ट्रेड्स पूरे हो गए, थोड़ा सा देखिए सेक्टोरियल डायरेक्शन, जो 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 बड़े टर्न्स हो रहे हैं ना, बड़े अगर आप देखें मूव आ रहे हैं, उनको समझते हैं। अनुज, हमने आईटी पे अच्छे डाउनसाइड को भी खेला, हमने जिसे कहते हैं ना, आई मीन जिस अनवांटेड कॉल्स को थोड़ा सा पहले रेस्ट्रिक्ट भी किया, फिर एक लेवल पे आके एक कर्व की बात करी कि यस अब टाइम शॉर्ट करने का नहीं है, शॉर्ट पैसे नहीं बनेंगे। फिर हमने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ली मिड कैप आईटी पे, कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट, ओएफएसएस। अब फाइनली लार्ज कैप के लिए टीसीएस के नंबर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? एंड फाइनली जो ये सबसे कमजोर तबका था विद इन आईटी, लार्ज कैप आईटी सिंक हो रहा था, कहाँ कोविड अप्रैल के लेवल आ गए थे, क्या नंबर सेंस मिल रहा है नंबर्स के बाद? देखिए वीरू, इंटरडे रखिएगा टीसीएस का। पहले तो मेरे ख्याल से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, क्योंकि एक हम सुबह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3% की रैली होनी चाहिए, और वो हुई भी। इंट्राडे में सुबह खुला, पहले 15-20 मिनट 3-4% ऊपर रहा भी, लेकिन उसके बाद ये जिस तरीके से नीचे आया है, मुझे लग रहा है स्ट्रीट को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। एक रिलीफ है कि चलो कम से कम शॉर्टिंग नहीं हो रही है, वापस दोबारा वो 52 वीक लो का रिस्क शायद थोड़ा कम हुआ है शायद, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये है कि टीसीएस में शायद अभी ट्रिगर नहीं है कि इसको बियॉन्ड अ पॉइंट ले जाए। क्या टीसीएस में 1950 पर अब एक लो बन गया है? शायद बन गया है, तो वो एक आप कॉल ले सकते हैं, लेकिन आज के डेटा को देखकर कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए ऐसी बात नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंस कहाँ पर है? कॉन्फिडेंस है आपका उन स्टॉक्स में जो पहले से मजबूत थे और जहाँ पर हमारा पॉजिटिव व्यू रहा था। आई थिंक उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है परसिस्टेंट, और मैं परसिस्टेंट का एग्जाम्पल बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबसे क्लीन ट्रेड ना यही प्ले आउट हुई है। आप देखिए 4300 से 5008, 4700, मतलब 700 रुपये का मूव एक एफएनओ स्टॉक में, मतलब करीब करीब 16-17% के करीब हो गया। ये आई थिंक इस तरीके के मूव्स जो है ना, आपको इनको कैप्चर करना आना चाहिए मार्केट में। बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो इधर उधर की चीज़ें हैं, लेकिन उस दिन मौका था। ऐसे ही कोफोज में एक आध बार जब गिरावट आई थी, तब जैसे पॉजिटिविटी की बात की गई थी, कोफोज है। आज सुबह हमने ओएफएसएस की बात की थी कि शायद ये आईटी में पहला स्टॉक बने जो अपने प्रीवियस हाइस को रिक्लेम करेगा, और आप देखिए किस तरीके के मूव आज ओरेकल में आए हैं। 4% के करीब ओरेकल चला है। टाटा टेक एक और स्टॉक था जिसकी हमने बात की थी। तो आई थिंक टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी भी लार्ज कैप आईटी पर मार्केट का कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, उसमें क्या चेंज आ सकता है? अब अगला नंबर इन्फोसिस का आएगा शायद, उसके बाद विप्रो और टेक महिंद्रा के नंबर्स आने हैं। अगर इनसे भी थोड़ी सी अच्छी कमेंट्री आ जाए और ये भी थोड़ा सा एक कह दें कि हाँ अब थोड़ा सा बेटर हो रही हैं चीज़ें, तो शायद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो। मगर एक चीज़ बहुत क्लियर है, मिड कैप आईटी में नेक्स्ट लेवल ऑफ मौके हैं, आपको वहीं पर फोकस करना है, और वहीं पर सबसे ज़्यादा मूव आ रहे हैं। और इसके लिए मतलब 5000 क्रॉस हो गया अभी। इसका एक बार जरा 3 महीने का चार्ट रखेंगे परसिस्टेंट का। क्यों मैं इसको बार बार रेफ़र कर रहा हूँ? इसलिए नहीं क्योंकि वो बाई चांस मतलब वो हमारे वो बात फेवर में रह गई थी। जिस दिन वो न्यूज़ आई थी ना, उस दिन एक्चुअली इसने एक न्यूज़ ड्रिवन बॉटम बनाया था। और ये एक और चीज़ है जो आपको कई बार ध्यान में रखनी होती है कि कई बार ना स्टॉक्स में परसीव्ड खराब खबर के साथ एक बॉटम बनता है। और आई थिंक उस दिन सिर्फ एक ब्रोकरेज था जिसने पॉजिटिव व्यू लिया था, हमने उस पर फोकस भी किया था, और वहाँ से देखिए किस तरीके की मूव्स आए। तो स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करें, आई थिंक वो बेटर है। 4300, 42-44 था उस दिन का लो, बट चलो मैं वहाँ नहीं जा रहा, 4300 भी पकड़े तो 4300 से 5000 के मूव। चलिए अब बात करते हैं आज के हीरो ऑफ द डे की। जी हाँ, इंडियन बैंक, शानदार नतीजे और स्टॉक ऑलमोस्ट अब अपर सर्किट पर 10% ऊपर। आशीष के पास चलते हैं, जानते हैं ऐसा मार्केट को क्या पसंद आ गया। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। और नतीजों का कल एस्टिमेट हम आपके साथ शेयर कर रहे थे, तभी भी बताया था कि नतीजे हर पैरामीटर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आने वाले। अब खास बात है कि जब नतीजे अच्छे होने का ऑलरेडी अनुमान हो और थोड़े से स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स आ जाएं, तो मार्केट खुलकर रिवॉर्ड करता है। 10% ऊपर
ये स्टॉक आपको नजर आएगा। और आप किसी भी पैरामीटर पर देखें तो नंबर्स बढ़िया ही नजर आएंगे। अब मुनाफे की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले 10% की बढ़त देखने को मिली है। 3250 करोड़ का अनुमान था, इसके सामने 3273 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर आप देखें तो 7435 करोड़ के एस्टिमेट जो है 7370 के थे, उसके मुकाबले 7435 करोड़ यानी 17% की बढ़त आपको देखने को मिली। अगेन एक नंबर जो है बेटर देन एस्टिमेट है। वहीं अगर आप प्रोविजंस की बात करें तो ये स्लाइटली एज पर एस्टिमेट देखने को मिला, लेकिन मार्केट को पसंद आए डोमेस्टिक निम्स की बात करें तो 3.41% आए हैं, जो कि सीक्वेंशियली 3.35% थे और पिछले साल भी 3.35% थे। लेकिन खास बात यह कि मार्केट अनुमान लगा रहा था कि इस बार जो निम्स है ये तकरीबन 3.2% के देखने को मिलेंगे, जो कि 3.41% आए, तो अगेन बेटर देन एस्टिमेट्स हैं। वहीं स्लिपेज रेशियो की बात करें तो 0.94% से घटकर 0.77% हो गया। सीडी रेशियो 81.06 है और असेट क्वालिटी के हिसाब से आप देखें तो इंडियन बैंक पहले भी काफ़ी बढ़िया था और इस क्वार्टर में भी आप देखें तो बहुत ही स्टेबल असेट क्वालिटी यहाँ पर दर्ज की गई है। 1.98% से जो GNPAs हैं वो घटकर 1.86% हो गए। नेट NPAs बिल्कुल फ्लैट देखने को मिले 0.15% पर सीक्वेंशियल तौर पर। और बाकी के पैरामीटर्स पर देखें कई सरकारी बैंकों के तुलना में इंडियन बैंक के जो ROAs हैं ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और 1.28% से अब 1.31% ROAs देखने को मिले, जो सीक्वेंशियली आंकड़े हैं। अगर आप ROE की बात करें तो 18.98% से बढ़कर 19.48% है। वहीं यील्ड ऑन एडवांसेस यहाँ पर एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला। क्रेडिट कॉस्ट के लिहाज से देखें तो एक इंप्रूवमेंट है और कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। तो हर पैरामीटर्स पर इंटरनल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और नंबर्स वे बेटर देन एस्टिमेट, और इसी का असर है कि स्टॉक आपको 10% ऊपर नजर आएगा। जय इंडियन बैंक वाकई एक इसने ना सिंक होते हुए इंडेक्स को बचाया है ना। कल तक हम मिस कर रहे थे, परसों तक हम मिस कर रहे थे PSU बैंक्स को, आज इसने एक बार निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स पे रखिएगा। राजेश अग्रवाल जी वाकई जो लॉस्ट ग्लोरी थी ना PSU बैंक्स की, वो इसने लौटाई है। और ये सारा हुआ था शुरू जब SBI के नंबर्स थे, उसके बाद फिर क्रूड का चलना वो PSU बैंक्स को कभी भाता ही नहीं है। आपकी इंस्टीट्यूशन की अलाइनमेंट कैसी है PSU बैंक्स में, क्या चीज़ कर रहे हैं, क्लाइंट्स को क्या राय दी गई है? विदु जी, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने हमेशा PSU बैंक्स का साइड लिया है, क्योंकि बैलेंस शीट सबकी क्लीन हो चुकी थी, वैल्यूएशंस अच्छे थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक ऐसा स्टॉक जो कि 40-42 रुपया से लगातार मैंने आपके साथ चर्चा करी यहाँ पे, जो अब 83-84 तक आ गया। और हमें लगता है कि जिस तरीके के नंबर्स उसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर आ रहे हैं, हर क्वार्टर अगर आप देखो तो उसके बेहतर नंबर आते हैं। सारे पैरामीटर्स में पूरे पीयर सेट में वो नंबर्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी बढ़त के बाद भी यहाँ से अपसाइड बनती है, प्रोवाइडेड कोई मध्यम अवधि का नजरिया रखे, क्योंकि इतनी तेजी से इतना बढ़ गया है तो हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन करे, बट मध्यम से लंबी अवधि में 3 फिगर तक जाता दिखता है। थोड़े से बड़े बैंक में आऊं तो बैंक ऑफ बड़ौदा और कनारा बैंक अच्छा लगता है, और इंडियन बैंक जिसके नतीजे आ जाए वो हमारी दिवाली पिक्स में थी और वहां से स्टॉक ने अच्छी बढ़त दिखाई है। आज जिस तरीके के नंबर आए हैं, फिर वो चाहे नेट प्रॉफिट के हों जो कि 10% के आसपास बढ़ा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 16.92 आया है, डोमेस्टिक एनआईएम्स अच्छे आए, ये सारे पायदान पे इतने शानदार नतीजे, मैं समझता हूँ थोड़ा सा यहाँ से करेक्ट करे, 10% तो ऑलरेडी बढ़ गया है नतीजों के बाद, थोड़ा सा करेक्ट करे 850-840 तक आए तो वहां पर खरीदारी का एक अच्छी लेवल्स आएंगे। ओके, चलिए अब आते हैं एक और स्टॉक पर, जहां पर CNBC आवाज़ पर एक शानदार अगर आप देखें कवरेज रही है, जिसका लंबे समय से बाजार को इंतज़ार था। डिक्सन वीवो डील को सरकार से हरी झंडी मिल गई। 30 जून को CNBC आवाज़ ने सबसे पहले बताया था कि डील को मंजूरी मिलने वाली है। उससे पहले से हमारा डिक्सन पर लॉन्ग का नज़रिया था पिछले क्वार्टर के नंबर से, और आज ओपन में हमने एक व्यू लिया, आज एक्चुअली ओपन से पहले हमने एक व्यू लिया कि आज इसमें मुनाफा वसूली कर लें, और हुआ भी यही। और देखिए, मुनाफा वसूली तब होती है जब मुनाफा हो, है ना। अगर आप 11,000 से शॉर्ट कॉल देके बैठे हो, उसके बाद आप 13,500 पे कैसे प्रॉफिट बुक करेंगे। हाँ, 11,000 से आप लॉन्ग लेके बैठे हो तब तो आप 13,500 पे प्रॉफिट बुक करेंगे, तब तो समझ में भी आता है। खैर एनीवे, आशीष से समझते हैं कि आगे
अब आज की प्रॉफिट बुकिंग के बाद ब्रोकरेजेस को कैसे देखना है, आशीष बताइए। बिल्कुल सर, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन सही बात है कि 30 जून को जब हमने बताया था तब शायद 11,500 या 11,900 रुपए की रेंज में डिक्सन टेक का भाव चल रहा था। तब सिर्फ CNBC आवाज ने एक्सक्लूसिव तौर पर सबसे पहले खबर आपको बताई थी कि जेवी को जल्द मंजूरी मिल जाएगी, और उससे पहले के क्वार्टर के नतीजे भी आप देखें तो यहाँ से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ रहा था। अब खबर एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूँ, खबर में देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर इस जेवी को मंजूरी मिल गई, जिसमें डिक्सन टेक की 51% है और वीवो मोबाइल इंडिया की 49% हिस्सेदारी होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपने अगर ये खबर सही समय पर देखी तो आपको फायदा इसमें हुआ है तकरीबन उन स्तरों से, क्योंकि 30 जून से लेकर अब तक 15-16% की तेजी यहां पर आ चुकी है, तो एक बड़ा मूव है। और आज सुबह हमने बताया भी था कि जो खबर के बाद है स्टॉक में हो सकता है कि थोड़े से ऑफ आइस के एक्शन, लेकिन उन स्तरों से आप देखें तो 15-16% चला हुआ स्टॉक है। अब खास बात है कि ये डील बहुत मच अवेटेड थी। जो डिक्सन टेक का अपमूव काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो रहा था, ये इसी जेवी के लटकने से हो रहा था और मार्केट एंटिसिपेट कर रही थी कि कब आएगा। अब इससे बड़े फायदे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस जेवी के कोलैबोरेशन के बाद 2.2 करोड़ यूनिट्स के जो है ये फ्लोज यहाँ पर इस जेवी के अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और साथ में 60 से 90 दिनों में यहाँ पर ये कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होंगे। तो Q3 ऑफ FY27 फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और जेवी का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आप देखें तो FY27 में 1.1 करोड़ यूनिट्स के आसपास है, और FY28 में 2.2 करोड़ यूनिट्स यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। और अगर आप ओवरऑल की बात करें तो 3.3 करोड़ यूनिट्स के आसपास के प्रोडक्शन FY26 में मोबाइल फ़ोन के लिए किए थे। तो अब उसके बाद आप देखें तो गाइडेंस यहाँ पर घटाई थी, लेकिन अब क्योंकि वीवो का जेवी हो गया है तो बेटर फ्लोज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ब्रोकरेज हाउस इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मान रहे हैं। अगर आप ओवरऑल भी देखें तो बताया जा रहा है कि रेवेन्यू के लिहाज से तकरीबन 24% FY27 और FY28 में 39% के सर्ज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस आप देखें तो बुलिश ही नज़र आ रहे हैं, चाहे आप JP मॉर्गन की रिपोर्ट देखें या फिर आप नोमिरा की रिपोर्ट देखें, दोनों में टारगेट्स काफ़ी अच्छे हैं। वहीं नोमिरा अगर आप देखें तो इस जेवी के अंतर्गत बता रहे हैं कि मार्केट शेयर जो है ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का ये 35 से 38% देखने को मिल सकता है। और अगेन फायदे तो इसके काफ़ी ज़्यादा है। वहीं JP मॉर्गन की तरफ से जो रिपोर्ट आई है इसमें कहा गया है कि इस जेवी के अंतर्गत जो EPS के अनुमान है इसे बढ़ा दिया गया है। ऑलमोस्ट 13 से 18% जो है EPS के एस्टिमेट्स को बढ़ा दिया गया है। तो डिक्सन टेक यहाँ पर CNBC आवाज़ के दर्शकों को एकदम सटीक पड़ा है और बढ़िया अपमूव अगर आप 30 जून से देखें तो अब तक के स्टॉक में नजर आया। बिल्कुल शानदार मूव डिक्सन टेक में। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार राजेश अग्रवाल जी से एक व्यू लेना चाहूँगा इस पर। राजेश जी, डिक्सन टेक देखिए ट्रेडिंग मूव तो पूरा हुआ, वो तो खैर आज एक नो ब्रेनर था, क्योंकि 10,800 से हमने एक लॉन्ग की बात की थी, अब 13,500 पर आ गया तो थोड़ा प्रॉफिट बनता था। लेकिन अगर किसी को निवेश करना है तो ये लेवल सही है या थोड़ा सा रिएक्शन का वेट करें? देखिए, मेरे हिसाब से रिएक्शन का वेट करना चाहिए, क्योंकि जो 10, 10,500, 11,000 तक चला गया था वो थोड़ा सा ओवरसोल्ड कह सकते हैं, या कुछ ज्यादा ही करेक्शन हो गया था कह सकते हैं। वहां वैल्यूएशन सही हो गए थे। यहाँ पर हमारे अनुमान से जो वैल्यूएशन आ रहे हैं वो 13,900 से 14,000 का आ रहा है, जो कि अब अपसाइड बहुत ज्यादा बचती नहीं है। वीवो के साथ जो करार हुआ है उस कारण से पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना, नो डाउट, और स्टॉक ऊपर की तरफ खींचा। लेकिन जिस तरीके से मेमोरी चिप्स के प्राइसेस वगैरह बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए मुझे लगता है कि कम से कम आने वाले 1-2 क्वार्टर्स तक मोबाइल हैंडसेट्स की जो बिक्री के आंकड़े आएंगे वो थोड़े से नरम आएंगे, तो जिसका सीधा असर डिक्सन जैसी कंपनियों पे नंबर्स पे पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में अच्छी है, कोई दो राय नहीं है। वैल्यूएशन भी अगर देखें तो थोड़े से स्ट्रेच नजर आएंगे, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा करेक्ट होने का इंतजार करें नई एंट्री के लिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, कैश कॉल ले लेते हैं। कैश कॉल्स लेंगे हम गावा सर से, सौमिल जी से, राजेश जी से। गावा सर, आपका कैश कॉल? मेरा ध्यान है रैमको सीमेंट पर। इसमें इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, ट्रेड करा है 940 पर, स्टॉप लगाएंगे 935, सिर्फ 5 रुपए का। टारगेट होगा 960, लेकिन आते दिनों में और भी हायर जोन देखने को मिल सकते हैं रैमको सीमेंट, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेच हो चुका है ऑन द डाउन साइड। ये हो गया रैमको सीमेंट्स 942 पे आपकी पहली कैश कॉल। सौमिल, आप कैश में क्या पिक करेंगे? मैं कैश में पिक कर रहा हूँ अनंतराज। अनंतराज में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है बहुत बड़ा। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। ऑन द आवरली चार्ट्स, ऑन द डेली चार्ट्स,
200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास जो कंसोलिडेशन हुआ था वो लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल चुका है। तो मीडियम टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों में ही मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रैली कर सकता है। टॉप लॉस रखेंगे 550 पर और टारगेट रहेगा 650। राजेश जी, आपका ट्रेड कैश में? अनुज जी, देखिए मेरी नजर है ब्रिगर एंटरप्राइजेस के चार्ट के ऊपर। एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है, इससे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका ब्रेकआउट आज हुआ है 545 का वो लेवल था, निकला है। करंट प्राइस 563 है, तो हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 550 का। एज ए स्विंग ट्रेड इसका जो आज का टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 580 से लेके 585, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। ओके, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, ये हो गई ट्रेड इस समय। कविता जी इस पैनल में जुड़ती हुई। कविता जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लेकर आई हैं? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, ट्रेड है इंडियन होटल्स पर। सिर्फ इंट्राडे के तहत न देखें इस काउंटर को, एक बहुत अच्छे डबल बॉटम कंटिन्यूएशन का प्राइस पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए दिखता है, जो कि कंफर्म होगा 752 के लेवल के ऊपर ये सरपास होता है। फिर मुझे लगता है अंटिल काउंटर 730 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, यहाँ पर पोजीशनिंग की जा सकती है। कुछ 1 और 2 डेज के पर्सपेक्टिव से 780, 800 के प्राइस मूव के लिए इसे अप्रोच करें। ओके, अच्छा कविता जी, वैसे आप थोड़ा लेट जुड़ी हैं, गाबा सर ये ले चुके हैं। कोई और स्टॉक है तो ठीक है, वरना बाद में आपसे कुछ वो कर लेंगे। इंडियन होटल्स हो चुका है वैसे। ओके, आई एम सो सॉरी। देन काफी स्ट्रेंथ लिए हुए है काउंटर, दैट इज ओएफएसएस। ओरेकल फाइनेंशियल में एक अच्छे साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, अपने हाइस की तरफ बढ़ते हुए दिखता है। मुझे लगता है यहाँ पोजीशनिंग की जा सकती है। 11,450 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करें फॉर द प्राइस मूव ऑफ 11,900, 12,000। ओके, चलिए। अच्छा, एक गाबा सर ने रामको सीमेंट की बात की, मेरा एक ध्यान जा रहा है, एक बार मंगलम सीमेंट का चार्ट रखिएगा इंट्राडे में। और एक सेंस बन रही है यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट की, मल्टी मंथ कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट की। गाबा सर, मंगलम सीमेंट, इस पर कोई व्यू है क्या आपका? इसका जो बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 2 कंसोलिडेशन हुए मंगलम सीमेंट, एक 700, 800, फिर अराउंड 800, 900 के आसपास। और जो कंसोलिडेशन हुआ ऑन हायर टाइम फ्रेम पे, ऑल टाइम हाई करीब हमने 1100 का देखा है, और मुझे लगता है वो पार कर ही लेगा। मैटर ऑफ टाइम, वक्त देना पड़ेगा। मुझे लगता है इसका 1100 से 1200 एक जोन है, मीडियम टर्म टू मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कोई स्टॉप ले सकता है, बिल्कुल ले सकते हैं। 925 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो 1100 का लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद हायर जोन देखने को मिल सकते हैं मंगलम सीमेंट। बिल्कुल, आई थिंक इसको पिछले महीने भी हमने स्पॉटलाइट में कवर किया था। अच्छे मूव्स आए हैं तब से, 11-12% के, और यहाँ से भी शायद बड़े मूव्स पेंडिंग हो इस पर। अच्छे मूव्स। मीनवाइल ओरेकल में 4.5% के अच्छे मूव्स इस समय ओरेकल पर ट्रेड हो चुकी है। एक बार ह्युंडे लेकर आएंगे जरा, बहुत दिनों के बाद ह्युंडे में इस तरीके के मूव आ रहे हैं। ह्युंडे, इस पर एक अरुण जी ह्युंडे का चार्ट देखिए, कोई ट्रेड यहाँ पर? देखिए बिल्कुल अनुसार ओवरऑल स्टॉक काफी मजबूत है, 1990 के आसपास चल रहा है। जहां तक ट्रेड की बात है, डेफिनेटली बाई साइड का ट्रेड लेके चल सकते हैं। सभी मूविंग एवरेजेस को वापस रिक्लेम किया है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 1970 के आसपास लगा के एज अ बीटीएससी ट्रेड भी लेके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है 2025 तक के टारगेट हुंडई मोटर में आने चाहिए। इनफैक्ट लास्ट हाफ एन आवर का अगर आप देखें तो सभी ऑटो स्टॉक्स में मोमेंटम आया है, तो मुझे लग रहा है हुंडई मोटर्स भी इस मोमेंटम को कैचअप करता हुआ नजर आए। हुंडई मोटर्स आपकी स्क्रीन पे 1988 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, शानदार मूव यहाँ पे। मीनवाइल जिसकी हम बात कर रहे थे परसिस्टेंट, मैं 2 बजे जिक्र किया, फिर अनुज ने यहाँ पे आज के मूवर्स की जब बात की थी उस पर उल्लेख किया। फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, आई मीन ओरेकल फाइनेंशियल्स कविता जी ने दोबारा रिपीट किया। और इस बीच आपका परसिस्टेंट 5018 पे बात करते करते मेरे स्क्रीन पे टिक बाय टिक चार्ट्स में हाई ट्रैजेक्टरी से फ्लो करता हुआ। और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, प्लीज़ देखे आइएगा। परसिस्टेंट हो गया, एफएसएस हो गया, उसके बाद आज सिमेंस एनर्जी में एक अच्छा मूव है, ये डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स अच्छा करता हुआ, यहाँ भी अच्छा खासा मूव है। और एक बार लेके आइएगा प्लीज़ जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये भी एक ब्रेकआउट के लिए प्रिपेयर करता हुआ। मानस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी मेरे ख्याल से कल परसों आपकी कॉल्स में शामिल भी था, ये है ना, किसी दिन। और आज इसने रिवर्सल भी लिया है, बड़ा रिवर्सल लिया है ना, छोटा मोटा नहीं। 4-5 दिन की कैंडल्स को अगर आप देखें ऑलमोस्ट इनगल्फ कर दिया है। आपका ठीक इस स्टॉक पे क्या कह रहा है?
देखिए, जिस जगह से रिवर्सल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 530 से लेकर 525 का रेंज, क्योंकि इसी रेंज में 200 डे मूविंग एवरेज आता है और 20 वीक मूविंग एवरेज आता है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अब जिस रेंज में है 550 से लेकर 560, इस रेंज में 10-20 डे मूविंग एवरेज आते हैं। पर जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि इस बार 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन करके 575 की तरफ स्टॉक जाएगा। तो अगर एक ट्रेडिंग कॉल लेना हो तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें और आपके स्टॉप लॉस 540 रुपए के नीचे रहेंगे। काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं फटाफट। धमाकेदार ऑप्शंस लेंगे हम मानस जी से, अरुण जी से, सौमिल जी से। तो मानस जी, आप बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। देखिए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए बंधन बैंक के 210 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। बंधन बैंक में लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। इस स्टॉक ने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। तो 210 वाला कॉल ऑप्शन जो 8 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। 5 रुपए 90 पैसे की स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करनी है और 14 रुपए की टारगेट सेट करना है। ओके, धमाकेदार ऑप्शन पहला ट्रेड मानस जी का, दूसरा ट्रेड पिक करते हैं अरुण जी का। अरुण जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, अंबर एंटरप्राइजेस के एट द मनी कॉल को लेने की सलाह। एक अच्छा ब्रेकआउट मुझे लग रहा है अंबर एंटरप्राइजेस में आना चाहिए, तो 7800 का कॉल लेने की सलाह है। 237 238 के आसपास बाय करें, 205 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। इसमें जो पोजिशनल टारगेट ऑप्शन में निकल के आ रहे हैं वो 297 तक के निकल के आ रहे हैं। तो अंबर एंटरप्राइजेस के एट द मनी कॉल को बाय करके चल सकते हैं। अंबर एंटरप्राइजेस आप बाय करके चल सकते हैं। सौमिल जी, आपका ट्रेड ऑप्शंस में? ऑप्शन में मेरा ट्रेड होगा आरबीएल बैंक पर। आरबीएल बैंक एक ब्रेकआउट मिला है, आई थिंक कोई किसी पैनलिस्ट ने भी ये चुना है। एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस है, सारी एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। इनफैक्ट एवरेजेस पे सपोर्ट लेके ही ये ब्रेकआउट मिला है। यहाँ इस समय जो कॉल चुन रहा हूँ वो स्ट्राइक प्राइस रहेगा 375 का, यही मंथ का एक्सपायरी, एंड इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 13 के आसपास। नीचे में 10 रुपीज का स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर में मैं समझता हूँ कि ये 19 तक ये स्टॉक जा सकता है, ये कॉल जा सकता है। चलिए, ट्रेड सारी पूरी हो गई। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड डेटा की, और अच्छा जंप आया है मंथ ऑन मंथ। आशीष के पास चलते हैं सारे डेटा पॉइंट्स के लिए। आशीष, बताइए। बिल्कुल सही, बेसब्री से अंबर का इंतजार रहता है और एम्फी ने जून मंथ का डेटा साझा कर दिया है और ऐसा कह सकते हैं जमकर पैसा लगाया गया है। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंतजार होता है और सबसे बाद में नंबर आता है एसआईपी का, वो आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। 31,781 करोड़ रुपीस जून मंथ का एसआईपी नंबर, मंथ ऑन मंथ 0.3% का जंप, और ये एसआईपी इनफ्लोज 3 मंथ के हाईस पे आके खड़े हुए आपको नजर आएंगे। इक्विटी इनफ्लोज उसमें मंथ ऑन मंथ 26% का जंप देखने को मिलेगा। और वैसे ये भी ध्यान रखिएगा, एक बहुत छोटे बेस से ये परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि 2026 का सबसे कमजोर आंकड़ा था पिछले महीने मई का, उससे बाउंस बैक करते हुए आपको इक्विटी के इनफ्लोज नजर आएंगे। और इसी इक्विटी इनफ्लोज का ब्रेकअप, यानी कि वो पैसा गया कहां, वो दिखा देता हूं। लार्ज, वैसे सारी कैटेगरीज में एक अच्छा जंप है। लार्ज कैप्स में 30% का उछाल, मिड कैप में 39% का, और स्मॉल कैप 13% का मंथ ऑन मंथ जंप दिखा रहा है। और इस बार का कैटेगरी लीडर कह लीजिए आप, 6,090 करोड़ के इनफ्लोज के साथ मिड कैप्स आपको नजर आएंगे। इवन गोल्ड ईटीएफ, लास्ट मंथ हम लोग कह रहे थे आउटफ्लोज हुए थे, पैसा निकला था तकरीबन 725 करोड़ रुपए का, वो भी बाउंस बैक होते हुए 3,440 करोड़ रुपए के आसपास गोल्ड ईटीएफ में इनफ्लोज नजर आएंगे। और कुल इंडस्ट्री के एयूएम्स, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मंथ ऑन मंथ 3/4% बढ़ते हुए। अब इतने अच्छे इक्विटी फ्लोज के बाद ये मीनिंगफुली क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो ध्यान रखिए, क्योंकि डेब्ट फंड में बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट मंथ आउटफ्लोज हैं, और इस बार तो खैर वो क्वार्टर एंड भी था, तो आई एम श्योर लिक्विड फंड से पैसा निकाला होगा कॉर्पोरेट्स ने, वो एक रीजन है। खैर जो भी है, नंबर्स देख के आप ये कह सकते हो रिटेल इन्वेस्टर्स कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं मार्केट वोलेटिलिटी को, और उनकी वो स्ट्रक्चरल कहते हैं ना रेजिलियंस, वो कंटिन्यू करते हुए कमेंडेबल नंबर्स हैं। बिल्कुल कमेंडेबल नंबर्स हैं, और मार्केट के लिए एक और पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पर आता हुआ। हाँ, चलिए एक बार रखिएगा वाटरवेज का स्टॉक रेडार पर। मेरे ख्याल से ये तो इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि लिस्टिंग के एक हफ्ते के अंदर अंदर स्टॉक स्प्लिट आ रही है। और एक सच बताऊं तो एक वीरू,
एक मखौल सा बनाया जा चुका है। 10 रुपए का शेयर 1 रुपए के शेयर में सब डिवाइड हो रहा है। मतलब देखिए, हमने आपने सबने मार्केट देखी है, हम सब चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। आई नो कि लिस्टिंग तो बहुत डिजास्टर्स हुई थी, हमने एक व्यू भी लिया था, उसके बाद बहुत क्यूरियस रिकवरी आई है स्टॉक में, लेकिन समय बताएगा। खैर एनीवे, अभी तो स्टॉक स्प्लिट आई है यहाँ पर 10-1 के हिसाब से। अच्छा राजेश अग्रवाल जी, ये म्यूचुअल फंड का डेटा देखा आपने, मैं एक स्टॉक स्पेसिफिक व्यू जानना चाहूँगा आपसे। HDFC AMC पर लगातार स्ट्रेंथ रही है स्टॉक में, अब SBI म्यूचुअल फंड का भी IPO आ रहा है, तो देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड भी लिस्ट होने जा रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। लिस्टेड 8-10 लिस्टेड प्लेयर होगा यहाँ पर। आपका फेवरेट कौन सा होगा इनमें से? देखिए, जो अभी तक लिस्टेड है उसमें तो HDFC AMC ही रहेगा, क्योंकि लगातार आप देखो तो इक्विटी के जो इनके पोर्टफोलियो बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे इनकम बेहतर होती है, तो वहां रहेगा। बट क्योंकि SBI AMC का भी अब लिस्टिंग होने वाली है, तो डिपेंडिंग ऑन क्या वैल्यूएशन पे हो रहा है, क्या प्राइस बैंड आ रहा है वगैरह देखते हुए उसके बाद का कॉल लेंगे कि बट आज की डेट में फर्स्ट पिक HDFC AMC है। ओके, चलिए अब आपको बताते हैं 4 का चौका का सीक्वेंस, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 4 का चौका में सबसे पहले मानस जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर अरुण जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, कविता जी से मिड कैप फंडा लेंगे और राजेश जी से लेंगे, कविता जी से लेंगे चार्ट का चमत्कार और राजेश अग्रवाल जी से लेंगे मिड कैप फंडा। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए परसिस्टेंट के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। परसिस्टेंट ने हाई टॉप हायर बॉटम के कंफर्मेशन के साथ 52 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो परसिस्टेंट का 5100 का 5100 वाला कॉल ऑप्शन लेंगे। 153 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 99 रुपीज के नीचे लगाना है और टारगेट आपको 250 रुपए 250 रुपए के सेट करके चलने हैं। और डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया। परसिस्टेंट सिस्टम में बातचीत कर रहे थे हम सभी इस पर, और देखिए 5100 की कॉल मानस जी अब पिक करते हुए अरुण जी के पास चलते हैं। आप इस वक्त FNO सुपरस्टार पिक करने के लिए, अरुण क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, अडानी और ग्रुप के स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है, तो मुझे लग रहा है अडानी ग्रीन में एक ब्रेकआउट पेंडिंग है। 1540 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, तो अडानी ग्रीन के फ्यूचर को बाय करके चल सकते हैं। 1521 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1578 तक के टारगेट्स अडानी ग्रीन के फ्यूचर में आ सकते हैं। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है, मुझे लग रहा है मंडे के सेशन में इसके ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ओके, अडानी ग्रीन यहाँ पर आप फोकस रखें। कविता जी आपका ट्रेड? या अनुजी, सो कैश सेगमेंट से होगा, दैट इज ऑन ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। अंटिल काउंटर 2920 के लेवल के ऊपर है, यहाँ मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होना चाहिए फॉर द प्राइस मूव ऑफ 2980 2990 के प्राइस मूव बनते हुए देखने चाहिए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स 2954 पे आपका बाय कॉल है। चलिए अब एक काम करते हैं, आज का मिड कैप फंडा पिक करते हैं। राजेश जी क्या पिक करेंगे आप? वीरू जी, मिड कैप के हिसाब से ब्लू जेट हेल्थकेयर के साथ जाना चाहूंगा। कॉन्ट्रास्ट मीडिया में लीडरशिप है कंपनी की, और जिस तरीके के न्यू लॉन्चेस वगैरह कर रहे हैं उससे डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ आने की संभावना है। 76% के आसपास ये सेगमेंट इस कंपनी के EV एंटरप्राइज वैल्यू में है। PI और API में रिकवरी हो रही है, जो डी स्टॉकिंग की दिक्कत थी वो पीछे छूट गई है। स्वीटनर्स में एक्सपेंशन हो रहा है, ये स्वीटनर्स जितने भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह की कंपनी है सबको स्वीटनर्स सप्लाई करते हैं। बड़ा केपेक्स कर रहे हैं, 4 बिलियन का FY27 में और 10 बिलियन का वाइजैक में हो रहा है। हैदराबाद में रिसर्च की कैपेसिटीज बैठा रहे हैं, जिससे कि और बढ़ा होगी कंपनी में। और कल ही इन्होंने 800 करोड़ के आसपास का QIP क्लोज किया है, जो कि आने वाले दिनों में केपेक्स वगैरह में सहायता करेगा। ऊपर के लेवल से देखेंगे तो बहुत अच्छा टूट चुका है स्टॉक, करीब मेरे हिसाब से 4 फिगर के ऊपर हुआ करता था। अपसाइड अच्छी बनती है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ब्लू जेट हेल्थकेयर हमने ट्रेड्स पिक किए 4। हमने शुरुआत की थी ऑप्शन ट्रेड से। पहला ट्रेड पिक किया गया परसिस्टेंट की कॉल 5100 की मानस जी द्वारा, और पहला कॉल और करीब 250 के लक्ष्य के लिए 99 का स्टॉप लॉस है। अरुण जी ने पिक किया देन उसका आज का FNO सुपरस्टार, और FNO सुपरस्टार में अदानी ग्रीन फ्यूचर्स। सुबह से अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक बड़ा वाइल्ड स्विंग 1570 का लक्ष्य यहाँ पर। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स कविता जी ने आज का चार्ट का चमत्कार पिक किया 2980 के लक्ष्य के लिए 2930 का स्टॉप लॉस। और अभी राजेश अग्रवाल जी ने आज का मिड कैप फंडा ब्लू जेट हेल्थ केयर। अनुज
बिल्कुल। चलिए अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं नंबर्स की। बाजार की नज़र कल यानी कि सैटरडे को, जी हाँ कुछ कंपनियां सैटरडे को भी नंबर्स लेकर आती हैं, पता नहीं क्यों, और मंडे को नंबर्स आएंगे। तो कल आएंगे एवेन्यू सुपरमार्ट और LTM के नंबर्स, और मंडे को आएंगे HCL टेक के नंबर्स। तो हमारे साथ आशीष, नूपुर और दीपाली जुड़ रहे हैं नंबर्स का प्रीव्यू करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नूपुर के साथ एवेन्यू सुपरमार्ट। नूपुर, क्या एक्सपेक्ट करें? सर ऑलरेडी क्वार्टर 1 का अपडेट आ चुका था, तो स्टैंड अलोन नंबर्स तो यहाँ पे पता है, लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो 15% की ग्रोथ यहाँ पे आती हुई नजर आ सकती है। रेवेन्यू देखें तो करीबन 18,850 करोड़ इस क्वार्टर में आते हुए नजर आ सकता है। 15% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। एबिटा देखें तो करीबन यहाँ पर 17% की ग्रोथ का अनुमान लेके चल रहे हैं। 1520 करोड़ के आसपास आपको जो है एबिटा का नंबर आते हुए नजर आएगा। मार्जिन बिल्कुल फ्लैट रह सकते हैं, 7.9% के मार्जिन पिछले साल थे, इस बार 8% के मार्जिन रह सकते हैं। और मुनाफा देखें तो 850 करोड़ के आसपास आते हुए नजर आ सकता है, पिछले साल 770 करोड़ के आसपास का था। ट्रिपल SG ग्रोथ की बात करें तो लो टू मिड सिंगल डिजिट इस क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। क्वार्टर 1 का जो अपडेट आया था वहाँ पे स्टैंड अलोन ग्रोथ 15% के आसपास देखी गई थी। जो नंबर ऑफ स्टोर ओपनिंग थे वो 3 थे, और अब जो टोटल स्टोर्स हो गए वो 503 इस क्वार्टर में, जो 3 नए जोड़े उसके बाद आपको नजर आएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी जो है ब्रोकरेजेस की माने तो वो इस क्वार्टर में बिल्कुल सबड्यूड आती हुई नजर आ सकती है। तो कमजोर क्वार्टर रहा है स्टैंड अलोन बेसिस पे। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी स्टोर एक्सपेंशन को लेके और साथ ही साथ मार्जिन्स को लेकर। बिल्कुल। तो डीमार्ट इस पर नजर रहेगी हमारी। HCL टेक क्या कर सकता है TCS के बाद? आशीष बताइए। हाँ, मंडे को नंबर्स आएंगे और जनरली बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आते हैं। लास्ट क्वार्टर 6 बजे आए थे शाम को। साल के इस बार के हाईस थे फरवरी में, वहां से तो 35% गिरा। पर हाँ, इस महीने जुलाई में आपने देखा होगा लोअर लेवल से 12% के आसपास का जंप 1 जुलाई की क्लोज से स्टॉक डिलीवर कर चुका है। तो कुछ पॉजिटिव ऑलरेडी फैक्टर इन करने के मूड में है। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, कांस्टेंट करेंसी में आए 1.1% गिर रही होगी Q on Q। क्यों गिर रही होगी? एक तो इनके सॉफ्टवेयर बिजनेस के लिए सीजनली वीक क्वार्टर होता है। दूसरा, इन्होंने पिछले क्वार्टर में दिक्कतें जब सामने रखी थी तब टेलीकॉम ग्राहकों में कुछ रैम डाउन्स की बात करी थी, यानी कि उनसे धंधा कम हो रहा है उसकी बात करी थी। तो उसी का खामियाजा इस बार के परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। जहां तक मार्जिन्स की बात है, 30 बेसिस पॉइंट शायद मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हो। अब आय गिरेगी तो मार्जिन्स क्यों बढ़ रहे होंगे इस कंपनी के? उसके पीछे रीजन है। लास्ट क्वार्टर जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें आपको याद होगा रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट थी 122 बेसिस पॉइंट्स की, वो वन टाइम क्लीन अप कॉस्ट, वो इस बार नदारत होगी। ऊपर से करेंसी वीक हो रही होगी, इसीलिए मार्जिन्स 30 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस, लास्ट क्वार्टर में कहा था इस साल FY27 में 1% से 4% कांस्टेंट करेंसी में आय डिलीवर करेंगे। इस बार क्या करेंगे? ब्रोकरेजेस बिल्कुल डिवाइडेड हैं। कुछ ब्रोकरेजेस कह रही हैं ये गाइडेंस मेंटेन होगी 1 से 4%। कुछ ब्रोकरेजेस कह रही हैं नहीं साहब, इसका हायर एंड जो है 4% उससे रिड्यूस कर देंगे 50 बेसिस पॉइंट या 1% के आसपास। कुछ कह रही है नहीं और नैरो डाउन कर देंगे इसी गाइडेंस को, जो 1 से 4% उसे नैरो डाउन करके शायद कर दें 1.5 से 3.5%। तो सब डिवाइडेड है गाइडेंस के नंबर्स को लेकर। खैर, इंपॉर्टेंट होगा कि जैसे कि TCS में हम लोग मैप कर रहे थे AI रिलेटेड रेवेन्यूज, इनके Q4 में थे $155 मिलियन के, तिमाही दर तिमाही 6% बढ़े थे। इस क्वार्टर में क्या हाल होगा वो सबसे की मॉनिटरेबल होगा। जी हाँ, तो ये थी अगर आप देखें कुछ महत्वपूर्ण पहलू जिन पे नंबर्स HCL टेक के नंबर्स पे नजर रहेगी। LTM पे बात करते हैं दीपाली से। दीपाली, क्या एक्सपेक्टेशन? LTM के नंबर्स डिसेंट एक्सपेक्टेड हैं, स्पेशली अगर रुपी रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी और EBIT पॉइंट से बात करें। हालांकि जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है वो फ्लैट रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर लेवल्स के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस शेयर करें तो जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है वो $1220 मिलियन रह सकती है सिक्वेंशियल बेसिस पे वर्सेस $1222 मिलियन। रेवेन्यूज में 11,292 करोड़ से बढ़कर आंकड़ा 11,800 करोड़ का आ सकता है। EBIT भी 1,709 करोड़ से बढ़कर 1,756 करोड़ आने की पॉसिबिलिटी, और मार्जिन्स भी 15% से स्लाइट इंप्रूव होकर 20 बेसिस पॉइंट के आसपास का इंप्रूवमेंट रहेगा, 15.2% पर आने की पॉसिबिलिटी है। दरअसल अगर इनके सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखें तो BFSI सेगमेंट अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा। स्टेडी ग्रोथ कंज्यूमर सेगमेंट में भी कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। EBIT मार्जिन्स जो हम स्लाइटली इंप्रूव होते हुए देख रहे हैं उसके पीछे कारण फॉरेक्स गेन्स का है, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज की वजह
वजह से मार्जिन में स्लाइटली इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे भी आशीष भी मेंशन कर रहे थे, नंबर्स के साथ इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री 3-4 पर्सपेक्टिव से। एक तो क्या डिमांड ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं BFSI सेगमेंट में, हाईटेक सेगमेंट में, क्लाइंट एडिशन कितना हुआ है और AI लेड रेवेन्यूज, क्योंकि कंपनी ने हाल ही में जो अपना आउटलुक शेयर किया था उसके मुताबिक अगले 5 सालों में 2x रेवेन्यूज वो टारगेट कर रहे हैं और ये प्योरली AI लेड ड्रिवन रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है। सिस्को के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। तो इस तरीके की और कितनी डील्स कंपनी कर रही है, किस तरीके की डिमांड ट्रेंड्स बन रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे मैनेजमेंट कमेंट्री के पर्सपेक्टिव से इस बार के अर्निंग्स में। शुक्रिया दीपाली। तो बिल्कुल नज़र रहेगी LTM पर, इन सब फैक्टर्स पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल खराब सेंटीमेंट के बीच IPO मार्केट से म्यूचुअल फंड दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल उनका उत्साह IPO को लेकर काफ़ी फीका रहा है। ये डेटा लेकर आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है। हॉर्मज बताइए। पिछले साल की रिकॉर्ड फंड रेजिंग के बाद इस साल की पहली छमाही IPOs के लिहाज से बेहद सबड्यूड रही है। अब तक के जितने भी IPOs कंप्लीट हुए हैं उसमें से केवल 35,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का था। म्यूचुअल फंड्स की इसमें कंट्रीब्यूशन पिछले साल की लगभग 20 से 22% की थी, तो लगभग 40,000 करोड़ का जो है एलोकेशन म्यूचुअल फंड्स के जरिए हुआ था। और इस साल बेहद सिलेक्टिव रहे हैं म्यूचुअल फंड्स, जो कि 28 कंप्लीटेड IPOs है उसमें से म्यूचुअल फंड्स की जो एलोकेशन है वो केवल 6-6,500 करोड़ रुपए की है। अब अगर हम प्राइम डेटाबेस का ये डेटा देखें तो ये जो 28 कंप्लीटेड IPOs है उसमें से 9 IPO ऐसे हैं जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने कोई बोली नहीं लगाई है, कोई एलोकेशन नहीं दिया गया है। और ऐसा क्यों हुआ? अब ये जो 9 IPOs है उनकी साइज़ बेहद छोटी है, 150 से 400 करोड़ रुपए के IPOs है। ये और बात है कि उसमें से कुछ छोटे IPOs ऐसे हैं जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने बोलियां लगाई है, लेकिन वो बहुत कॉशियस टोन में लगाई गई है। अब सेबी की गाइडलाइंस क्या कहती है? सेबी की गाइडलाइंस ये कहती है कि QIB का जो हिस्सा होता है IPO में उसमें से 60% जो है एंकर इन्वेस्टर्स को दिया जा सकता है, जिसमें से 1/3 हिस्सा जो है वो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के लिए रिजर्व रखा जाना चाहिए। लेकिन ये डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो 28 कंप्लीटेड IPOs है उसमें से केवल 10 IPO ऐसे हैं जिसमें म्यूचुअल फंड्स जो है ये 33% की लिमिट को या तो मीट करते हैं या ब्रीच करते हैं। अब अगर हम देखें तो कौन से ऐसे IPOs है जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज़्यादा बोलियां लगाई है इस साल? फ्रैक्टल एनालिटिक्स एक IPO है जिसमें 1000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हुई है। कोल इंडिया की जो सब्सिडरी है सेंट्रल माइंड प्लानिंग वो है, पावरिका, सेडमैक और अमागी मीडिया लैब्स, इन सभी में लगभग 650 से 800 करोड़ रुपए के निवेश म्यूचुअल फंड्स ने किए हैं। कुछ ऐसे IPOs जिसमें से म्यूचुअल फंड्स दूर रहे हैं, गॉडियम IVF एक है, श्रीराम ट्विस्टेक्स, अमीरचंद जगदीश कुमार, ऐसे IPOs भी है जिससे म्यूचुअल फंड्स ने है किनारा कर लिया था। अब अगर हम 28 IPOs को देखें तो कौन से ऐसे IPOs है जिसमें म्यूचुअल फंड्स की बोलियां ज़्यादा थी या FPIs की बोलियां ज़्यादा थी? तो 13 ऐसे IPOs है जिसमें FPIs की बोलियां ज़्यादा थी और 11 ऐसे IPOs है जिसमें म्यूचुअल फंड्स की बोलियां ज़्यादा थी। लेकिन इन 11 IPOs में से 10 ऐसे IPOs है जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। उनमें से सबसे अच्छा जो है ओमनीटेक इंजीनियरिंग है, जो अपने इश्यू प्राइस से 133% की तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है। जबकि FPIs के जो IPOs है जिसमें उनकी बोलियां ज़्यादा है उसमें से केवल 4 ऐसे हैं जो अच्छे रिटर्न्स दिए हैं उन्होंने। उसमें से भी एक है गॉडियम IVF जिसमें से डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स तो बिल्कुल दूर रहे थे, वो अपने इश्यू प्राइस से 50% ऊपर है। तो एक सदा हुआ छमाही रही है IPOs के लिहाज से, लेकिन सेकेंड हाफ जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत बड़े बड़े IPOs की लाइनअप है। इसमें म्यूचुअल फंड्स की क्या एपेटाइट रहेगी ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया उर्मज। मीनवाइल मिड कैप इंडेक्स देखिए एक बार जरा, ऑल टाइम हाई तो खैर क्रॉस किया ही था, पहली बार 63,000 के पार निकल गया है मिड कैप इंडेक्स। जी हाँ, और शानदार मोमेंटम इस समय ब्रॉडर मार्केट में है। और स्मॉल कैप, देखिए स्मॉल कैप का अभी भी ऑल टाइम हाई थोड़ा दूर है क्योंकि स्मॉल कैप में करेक्शन ज़्यादा बड़ी आई थी, अगर आपको याद होगा तो स्मॉल कैप ये भी इस समय 52 वीक हाई है इसका, लेकिन आई थिंक ऑल टाइम हाई अभी भी थोड़ा दूर है। अगर इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे एक बार मैं आपको बता देता हूँ, तो वो भी हाँ वो थोड़ा दूर है, अभी वो 19,500 के करीब था, तो ऑलमोस्ट जा रहे हैं वहाँ पर। होपफुली इस रन में जाएंगे स्मॉल कैप में भी। एक इंटरेस्टिंग डेटा की बात करते हैं एक बार। ICICI प्रू, HDFC लाइफ, ये सब स्टॉक्स रखिएगा ज़रा रेडार पर। और HDFC लाइफ खासतौर से इंटरडे में अच्छे मूव्स आए इसमें, सुबह SBI लाइफ में भी अच्छे मूव्स आए थे। ये देखिए, ये ICICI प्रू लाइफ 4% ऊपर है। डेटा आया, इस डेटा को थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है क्योंकि सिर्फ प्राइमा फेसी डेटा नहीं, कौन से डेटा की ज़्यादा वैल्यू होती है ये सब समझ लेते हैं। यश से, यश बताइए।
वेल अनुज, ऑफ कोर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिल रहा है सारी इंश्योरेंस कंपनी में आज, बट अगर परसों की बात करें तो एक जो डेटा आया था लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के आसपास वो था प्रीमियम कलेक्शन डेटा। वहाँ पे हमें एक ट्रेंड देखने मिला था कि एसबीआई लाइफ और एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। एचडीएफसी लाइफ का परफॉर्मेंस प्रीमियम कलेक्शन के मुताबिक वीक रहा था। अभी आज एक उसका सीक्वल अनफोल्ड होता हुआ दिख रहा है और ये डेटा है सम अश्योर्ड का डेटा। सम अश्योर्ड का डेटा सिंपल टर्म्स में ये होता है कि कितना कवरेज लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने एक महीने में दिया है, और ये डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सेक्युलर है, सबके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स निकलते हुए आए हैं। एसबीआई लाइफ का सम अश्योर्ड जून के महीने में 43% से ग्रो होता हुआ दिखा है। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 35% से, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का 31% से, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 26% से, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस का सम अश्योर्ड 87% से ग्रोथ होता हुआ दिखा है। पूरे इंडस्ट्री का 21% से ग्रो होता हुआ दिखा है। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये सम अश्योर्ड का पैरामीटर? वो इसलिए क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अगर सम अश्योर्ड में आती हुई दिखती है तो ये एक इंडिकेशन होता है ये समझने के लिए कि शायद इंश्योरेंस कंपनीज ने जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स या प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा बेचे हैं, और अगर वो ज़्यादा बेचे हैं तो कंपनीज का मार्जिन प्रोफाइल एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि प्रोटेक्शन पोर्टफोलियो में मार्जिन्स 75, 80, 85% तक होते हैं, और इसलिए ये माना जाता है कि शायद एक मार्जिन परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखेगा। इसलिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हमने कल देखा था कि कंपनीज एसबीआई लाइफ, मैक्स लाइफ बहुत अच्छा कर रही थी स्टॉक प्राइसेस, पर एचडीएफसी लाइफ कल वीक था। वो इसलिए क्योंकि तभी स्टॉक्स प्रीमियम कलेक्शन पे रिएक्ट कर रहे थे। आज जो रिएक्ट कर रहे हैं सेक्युलरली वो सम अश्योर्ड के डेटा पे रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए शुक्रिया आप यश। तो ये आपके लिए एक जानकारी इंश्योरेंस स्टॉक्स पर। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ एलेक्सर एक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। दीपन जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो पहले मैं एक शुरुआत करूंगा एक ऐसी स्पेस से जिसको आपने, पता नहीं मुझे याद नहीं, आई थिंक 3 साल हो गए, 4 साल हो गए अवॉइड किया है लगातार, लार्ज कैप आईटी। क्या कुछ बदलने के संकेत हैं यहाँ पर, या अभी भी दूरी बना के रखे हैं इन स्टॉक से? अनुज, गुड आफ्टरनून और शो पर इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी कुछ खास चेंजेस नहीं आई है जिसकी वजह से हमारा व्यू चेंज होना चाहिए। 2-3 साल पहले तो एनीवे दे वर इन स्लो डाउन मोड, क्योंकि बहुत सारी चैलेंजेस थी, एंड नाउ तो ये हमने देखा है कि एआई की वजह से उनके बिजनेस मॉडल पर काफ़ी भारी असर पड़ सकता है। इसलिए अभी भी हमारी राय में लार्ज कैप सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज अवॉइड है। टीसीएस के नतीजे आए थे, अगेन हमने देखा है कि फ्लैट प्रॉफिट्स है वहाँ पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी बेस इफेक्ट, यानी कि इनका इतना बड़ा काम रहता है, रनिंग इनटू मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इसलिए उनके लिए जब तक बड़ी बड़ी डील्स नहीं आती है एट हाईली प्रॉफिटेबल लेवल, दे कैन नॉट सस्टेन द ग्रोथ। और ये जो हम स्लो डाउन इन ग्रोथ देख रहे हैं, मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चरल है। इसलिए इन्वेस्टर को आईटी कंपनी में बहुत ही आई वुड से केयरफुल रहना चाहिए और बहुत सिलेक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि ये जो एआई की जो डिस्ट्रप्शन आने वाली है उसमें केवल 5 या 6 विनर्स रहेंगे, और बाकी जो कंपनियां हैं दे विल बी वेरी वेरी चैलेंज बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। दीपन जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आज इंडियन बैंक के नंबर्स पीएसयू बैंकिंग बास्केट में बेहद शानदार थे। मैं लास्ट रिपोर्टेड एसबीआई के नंबर्स के बाद ये स्पेस थोड़ा सा ठंडे बस्ते में था। निफ्टी बैंक के मूव में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब आपकी चॉइस और आपका अलाइनमेंट, आपकी प्लेसमेंट पीएसयू बैंक्स में कैसी है इस वक्त? आई थिंक जनरली जो रिटर्न्स हम देख रहे थे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में और पीएसयू बैंक्स में, अब ये रिटर्न्स दे विल रिटर्न्स और परफॉर्मेंस जो है ना उसकी गैप नैरो होती जाएगी। अभी भी थोड़ा पीएसयू बैंक्स में स्कोप है कि उनकी वैल्यूएशन इंप्रूव हो सकती है। दे आर स्टिल ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट टू दी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो थोड़ी बहुत पी की रेटिंग आ सकती है। उनकी बैलेंस शीट की क्वालिटी, उनकी जो एनपीए की जो रेशियोज है वो काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। तो आई वुड से कि ये जो दोनों टाइप के बैंक्स है दे विल मोर और लेस अलाइन विथ ईच अदर, सिमिलर टाइप का ग्रोथ रेट्स आ सकती है। लेकिन ये 1-2 क्वार्टर अच्छे आ सकते हैं, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये जो इंडस्ट्री है वहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज आने वाले हैं, स्पेशली कॉम्पिटिशन, क्योंकि इतनी ज़्यादा बैंक्स है। पीएसयू बैंक्स विच वर नॉट लेंडिंग अर्लियर, जो अपनी बैलेंस शीट एक्सपैंड नहीं कर रहे, नाउ दे आर आल्सो गिविंग द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हेवी कॉम्पिटिशन।
मेरे ख्याल से अगर आपको ये लेंडिंग बिजनेस में अगर आपको एक्सपोजर लेना है, इन्वेस्ट करना है, तो अभी भी ये जो मल्टी प्रोडक्ट एनबीएफसी कंपनीज है, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, एल&टी फाइनेंस है, चोलामंडलम है, पूनावाला है, टाटा कैपिटल, एचडीबी, आई थिंक इन पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए इन्वेस्टर्स को। ये जो कंपनियां हैं, दे विल बी एबल टू मैनेज दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड स्टिल डिलीवर अच्छे ग्रोथ और अच्छे रिटर्न अभी भी दे सकते हैं। और देखिए, एज अ मेजर ऑफ डिस्क्लोजर इन सभी कंपनीज में हमारा निवेश हो सकता है, तो हमारा व्यू थोड़ा बायस भी रहेगा इसकी वजह से। बिल्कुल। अच्छा, और कहाँ इस समय आपको मौके दिख रहे हैं दीपन जी? कहाँ पर फ्रेश पैसा डिप्लॉय करने की आप वकालत करेंगे इस समय? अनुज, अभी तो खाली शांति से बैठना चाहिए, क्योंकि एक अर्निंग सीजन आ रही है और अब तक ऐसे जितने भी प्री क्वार्टर रिलीजेस आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, एटलीस्ट बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। तो मेरी राय में ये जो जून क्वार्टर एक काफ़ी चैलेंजिंग क्वार्टर रहा है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। लेकिन जिस हिसाब से जो नंबर्स जो भी रिलीजेस आए हैं, जो कंपनियां हैं, कुड बी इन रियल एस्टेट, एफएमसीजी, फिर हम देखेंगे ऑटो सेक्टर में, बैंक्स में, जितने भी कंपनीज ने रिलीजेस दिए अच्छे आए। तो आई एम गेटिंग मोर होपफुल अबाउट दिस अर्निंग सीजन एज वेल। और जैसे आपने कहा शो के शुरुआत में ही कि मिड कैप इंडेक्स अब ऑल टाइम हाई पे चला गया है, तो मेरे ख्याल से जस्ट वेट एंड वॉच। जैसे जैसे नतीजे आते हैं कंपनीज के, उस पे नतीजे के एनालाइज करने के बाद वन शुड लुक एट इन्वेस्टिंग। तो अभी तो हम कैश पे बैठे हैं, और अगर अच्छे आइडियाज आते हैं और आएंगे मेरे ख्याल से इन दिस अर्निंग सीजन, तब हमें डिप्लॉय करना चाहिए। कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर यू कैन एक्सपेक्ट सम अमाउंट ऑफ प्री क्वार्टर बाइंग, जैसे कि डिफेंस कंपनीज है, वहां पर अच्छे नतीजे आने की आशा है, तो यू कैन डू अ नाइस ट्रेडिंग पोजीशन इन सम ऑफ द डिफेंस स्टॉक्स इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड नंबर्स। फिर कुछ आई थिंक कैपिटल गुड्स कंपनीज भी है, जैसे कि मेरे ख्याल से बीएचईएल, जिसकी करीब करीब 7 साल की ऑर्डर बुक पोजीशन है, एनबीसीसी है, या फिर एल&टी है, वहाँ पर भी अच्छे नतीजे आने की उम्मीद रख सकते हैं। ऑटो कंपनी में अच्छे नतीजे आ सकते हैं बिकॉज अक्रॉस द बोर्ड लास्ट 3 मंथ्स इनके जो मंथली फिगर्स है अच्छे आए हैं, सेम विथ ऑटो एंसी। तो कुछ सिलेक्ट कंपनीज में आप प्री क्वार्टर में थोड़ा आप इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड नंबर्स आप एक ट्रेडिंग पोजीशन दे सकते हैं। बट ऑन द होल अगर आपको सीरियस इन्वेस्टमेंट करना है, तो आई वुड से वेट फॉर द रिजल्ट टू कम एंड देन बाय। दीपन जी ने मेरे को पिछले साल कहा था कि लिकर को मत छोड़ना, मतलब स्टॉक्स को मत छोड़ना, है ना? लिकर भी मत छोड़िए। स्टॉक्स को मत छोड़िए, बात ये थी। बट सीरियसली आई मीन वर्टिकल राइज था इन स्टॉक्स में ना। आपका तिलक नगर आई मीन 445 स्टिल क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई, बट द वेल्थ क्रिएटर इज रेडी को खेतान है। अच्छा, इस पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? नहीं, अभी भी पॉजिटिव है। और ये भी जो कंपनियां है, दे आर स्पेशली दी इंडियन, ये जो इंडियन अल्कोबेव कंपनीज है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आया है। मैं 20-25 साल से वी वर गोइंग आफ्टर यूनाइटेड ब्रूअरीज एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स, और कुछ खास रिटर्न आए नहीं। लेकिन रैडिको खेतान है, या फिर तिलक नगर है, एलाइड ब्लेंडर्स है, एसोसिएटेड अल्कोहल है, या फिर जो जीएम ब्रूअरी, जो बियर कंपनी, जिसके अभी नतीजे अच्छे आए थे लेकिन स्टॉक वेंट डाउन आफ्टर दैट, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पर एक हम सेक्युलर अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली पीपल आर ड्रिंकिंग मोर, और जो हमारी शादियाँ है, हमारे जो फंक्शंस है, दे बिकमिंग मोर एंड मोर ग्रैंड, बड़े हो रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रहे हैं, वहाँ पर अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ रहा है। और ये जो नया जनरेशन है, वहाँ पर जो लेडीज़ है वो भी ड्रिंक कर रही है, दे आर सोशल ड्रिंकर्स, तो वहाँ पर भी अच्छी कंजम्पशन हम देख रहे हैं। और ऑन द होल पीपल वांट गुड एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से ये जो कंपनियां हैं, इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है, दे आर एक्सपैंडिंग कैपेसिटी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि दे आर इन्वेस्टिंग इन देयर ब्रांड्स, और अगर कोई अच्छी M&A अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो दे आर ग्रैबिंग है। जैसे तिलक नगर ने किया, इंपीरियल ब्लू अक्वायर करके, वो सच अ बिग ब्रांड, इतना बड़ा जोखम लेकर उन्होंने अक्वायर किए, और आप देखिए उसकी जो क्वार्टरली रिलीज आई है, कितनी शानदार परफॉर्मेंस दी है ये इंपीरियल ब्लू ब्रांड ने। सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस सेक्टर। वैल्यूएशंस ज़्यादा है, वेट फॉर करेक्शंस, वेट के 1-2 क्वार्टर अगर खराब हो जाते हैं, थोड़ा करेक्शन जाता है, सेंटिमेंट डाउन हो जाता है, दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी नॉट टू चेज द स्टॉक। लेकिन अगर आपके पास इन कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, तो ज़रूर से आप इसको इन्वेस्टेड रह सकते हैं, यू कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। बिल्कुल। एल्को बेवरेजेस काफ़ी शानदार मूव आ रहे हैं यहाँ पर। फार्मा स्पेस में कुछ पिक किया क्या आपने दीपन जी? यहाँ भी अच्छे मूव्स आए हैं।
यूजुअल डिस्क्लोजर में कंपनी का नाम दूंगा, लेकिन प्लीज अभी फिर भी हमारा जो भी हम कंपनी डिस्कस करते हैं डिस्क्लोजर आप प्लीज मेंशन कीजिए, और हमारा व्यू बायस हो सकता है। तो वोकहार्ट जो है उसके नतीजे बहुत ही बड़े आए थे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर बिजनेस। ये जो उनका जेनिक जो उनका नया ब्रांड है, ऑफ कोर्स वो तो एक अच्छा मल्टी स्पिनर बन सकता है, मनी स्पिनर बन सकता है कंपनी के लिए, दैट ऑफ कोर्स टाइम विल टेल। लेकिन जो कोर बिजनेस है वहां पर भी हम अच्छी ग्रोथ रेट्स देख रहे हैं। लॉस मेकिंग पोजीशन थी, अभी प्रॉफिटेबल हो गई है काफी ज्यादा। उन्होंने कोर बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसको बराबर लाइन पे लाया है, दे हैव ब्रॉट इट ऑन ट्रैक। तो वो जो है एक स्टेबल प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ बन जाता है, एंड यू कैन गेट मैसिव अपसाइड फ्रॉम देयर R&D प्रोडक्ट्स। तो मेरे ख्याल से जरूर से वोकहार्ट इज अ गुड कंपनी, और धीरे धीरे वोकहार्ट टाइप की कंपनीज पर आपको शायद फोकस करना चाहिए, बिकॉज देयर कुड ऑलवेज बी समथिंग पॉजिटिव कमिंग आउट ऑफ दैट। जैसे कि दूसरी कंपनी है जिसको हम काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, वो है ग्लेनमार्क। ये भी एक R&D फोकस कंपनी है, उनके पास भी काफी इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल्स है, आउटसोर्सिंग की अपॉर्चुनिटीज है, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर शिल्पा मेडिकेयर भी है जहाँ पर उन्होंने भी ऐसी कुछ खास इनोवेटिव R&D की है। सो ये एक कैटेगरी हो गई फार्मा है, एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर द CDMO प्लेयर्स जो कि अभी डाउन है, लेकिन उनके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। ओके, ये रही फार्मा पे दीपन जी का टेक। एक पॉसिबली लास्ट प्रश्न ले रहा हूँ आपसे दीपन जी आज का। होटल्स, लुक एट इंडियन होटल्स इस दौर के नए हाइस पे ट्रेड करता हुआ, मेरे ख्याल से ये प्राइस जो है बड़े ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ अक्टूबर 25 के बाद हाईएस्ट लेवल। सेम इज द केस विद ऑल कैश स्टॉक्स एज वेल। होटल्स में क्या होल्ड कर रहे हैं आप अभी? नहीं, होटल्स भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और अभी भी आई थिंक देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड क्वालिटी होटल्स। इसलिए जो होटल कंपनीज है उनकी जो यील्ड है, जो रेवेन्यू पर रूम है, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, दे आर स्टेबल ओवर देयर, और अच्छी खासी एक्सपेंशन भी कर रही है जो सभी कंपनियां हैं, स्पेशली इंडियन होटल्स है। तो आई थिंक दैट प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी शानदार है, एंड वन शुड रिमेन इन्वेस्टेड। कुछ अच्छे नए लिस्टिंग्स भी आए हैं, जैसे कि वेंटिव है, उस पर भी हमारी नज़र है। तो ऐसी कुछ खास कंपनियां भी है जहाँ पर आई थिंक शैले होटल्स, हाँ जी हाँ, आपने बराबर फ्लैश किया वहाँ पर, आई वाज सर्चिंग फॉर द नेम। शैले होटल्स भी है, वो भी एक अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, दे आर ऑल इन नाइस गुड, आई वुड से एक प्रीमियम लेवल पर जो होटल्स ऑपरेट करती है, आई थिंक वहाँ पर उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स। उनके मार्जिन भी अच्छे रहेंगे, सो वेरी पॉजिटिव ऑन द होटल इंडस्ट्री एज वेल। और कुछ कुछ ट्रैवल रिलेटेड बिजनेसेस में भी अच्छी खासी स्कोप है फॉर वेरी गुड रिटर्न्स। ये जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट कंपनीज है, अभी ये अगर वॉर जो है वो जिसका जो होगा सो होगा, लेकिन कंपनीज लाइक यात्रा, आई थिंक वी आर सर्टेनली फोकसिंग ऑन देम एज अ मेजर ऑफ डिस्क्लोजर। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे आपने बात की, कुछ हद तक स्टॉक स्पेसिफिक हुए आप, और वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे हैं। दीपन जी की होल्डिंग इस पे हो सकती है, तो व्यू उसके अकॉर्डिंगली अलाइंड होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब निफ्टी लेके आइए 24201, एक बहुत ही शानदार क्लोज की तरफ बढ़ते हुए। अनुज, अच्छी बात यह है कि जो चीज़ सुबह छोड़ दी वो छोड़ दी, उसको रिविजिट नहीं किया। आप हायर लेवल्स पर सस्टेन हुए। निफ्टी बैंक 58,000 के ऊपर क्लोज होता हुआ, और IT आप जिन कुछ स्टॉक्स का जिक्र हुआ, उल्लेख हुआ, ओरेकल फाइनेंशियल्स और परसिस्टेंट अंतिम दौर तक बने रहे। अनुज, कितना कन्विक्शन दिया है सेशन ने, और मंडे के लिए व्यू क्या रहेगा? देखिए, कैरी करें अपनी लॉन्ग पोजीशंस को। आज की क्लोज काफ़ी शानदार है। ये क्लोज कल भी आ सकती थी, लेकिन कल क्योंकि इमिजिएटली वो परसों की कैंडल के बाद की थी, इसके लिए वो नहीं आ पाई। और बिल्कुल कैरी करें, और चाहे तो थोड़ा हेज कर लें अगर आपको डर लग रहा है तो। वैसे क्योंकि वीकेंड है, सिर्फ इसके लिए वीकेंड नहीं होता तो मैं वो भी नहीं कहता। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है, अगर मेरा एनालिसिस सही है तो अगले हफ्ते बैंक निफ्टी अपने जो रीसेंट पिछले वीक के हाईस थे उनको क्रॉस करेगा, और उसके ऊपर शायद एक नया हाई बनाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। एक बार रखिएगा ज़रा एक 7 दिन का चार्ट बैंक निफ्टी का, ताकि पता चले कि जो वो हाई है वो क्या था। और करीब करीब 58,581 का वो हाई था। मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते उसको हमें क्रॉस करना चाहिए, शायद पहले 2 दिन में ही क्रॉस कर लें, इसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी। और मिड कैप और स्मॉल कैप, बहुत लोगों को लगेगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप ओवरबॉट हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ना एक 2 साल की पेनफुल बेयर मार्केट के बाद ये मूव आ रहे हैं। और जब एक इंडेक्स 2 साल की पेनफुल बेयर मार्केट के बाद अपना पुराना हाई निकालता है ना, वो वहाँ से आराम से 25-30% ऐड कर सकता है। तो अगले 1 से 1.5 साल में यहाँ जल्दबाजी ना करें बेचने की, इस चीज़ का ध्यान रखें।
मोमेंटम शानदार है मिड कैप और स्मॉल कैप में। चलिए नूपुर के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर, कौन सा स्टॉक पर फोकस? आज फोकस में CDSL यहाँ पर आते हुए दिखा है। प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल डेस्क की तरफ से खरीदारी यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। हाई वॉल्यूम के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है और डीलर्स की तरफ से भी बाइंग रिकमेंडेशन CDSL के स्टॉक पर आती हुई नजर आ रही है। वॉल्यूम्स देखें तो 80 लाख के पार जाते हुए आपको दिखेंगे। 5 डे एवरेज 13 लाख के आसपास होता है। 6.5-7% तक का मूव स्टॉक में ऑलरेडी आज देखने को मिल रहा है। दूसरा स्टॉक है AB कैपिटल। यहाँ पर भी डीलर्स की तरफ से बाइंग की सलाह आती हुई नजर आ रही है। वॉल्यूम्स यहाँ पर भी 23 लाख से ज्यादा के ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। 3% स्टॉक ऊपर है और डीलर्स की तरफ से पॉजिटिव व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। और आखिरी स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज। यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह डीलर्स की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। वॉल्यूम्स के लिहाज से देखें तो यहाँ पर भी हाई वॉल्यूम पे कारोबार हो रहा है। ऑलमोस्ट स्टॉक 5% ऊपर आपको दिखेगा। CDSL, AB कैपिटल और गोदरेज प्रॉपर्टीज आज डीलर्स के रडार पर है। ओके, 3 स्टॉक्स आज डीलर के रडार पर, CDSL, आदित्य बिरला कैपिटल और गोदरेज प्रॉपर्टीज। चलिए अब BTSC ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। मानस जी, आप शुरुआत करिए। देखिए APL अपोलो पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने एक हायर बॉटम बनाया है और स्टॉक ने आज 10-20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, तो उसके फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो रहेंगे 1824 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 1875 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, APL अपोलो ट्यूब्स आप बाय करने का व्यू 1840 पर। प्रकाश सर, आप क्या कैरी करेंगे? अच्छा चलिए, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर एक काम करते हैं, दूसरे ट्रेड्स पिक कर लेते हैं। एक बार लेके आइएगा APL अपोलो स्क्रीन पे। ये कैरी का है फर्स्ट ट्रेड। आप चलते हैं सौमिल के पास। सौमिल, आप क्या कैरी करेंगे? मैं कैरी करूंगा बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व 2 हफ्ते पहले एक ब्रेकआउट दिया था बेसिंग आउट पैटर्न का। अब ये आज के सेशन में 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन भी हो रहा है और एक छोटे से पैटर्न का ब्रेकआउट भी मिल रहा है ऑन द आवरली चार्ट्स, टेकिंग सपोर्ट एट 10 डेली मूविंग एवरेज एंड 200 डेली मूविंग एवरेज, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द स्टॉक। और यहाँ से मुझे लगता है कि जो टारगेट बनते हैं वो 2020 के बनते हैं और नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1860 पर। कविता जी, आपकी ट्रेड? सो अनुज जी, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट शोभा लिमिटेड पर आते हुए दिख रहा है। पिछले 4 दिन के इनसाइड कंसोलिडेशन से काउंटर बाहर निकल रहा है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट है। फॉर द प्राइस मूव ऑफ 1540 1550 शोभा को आप लेकर जा सकते हैं 1480 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, शोभा 1510 पे आपका बाय कॉल। अरुण, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, एक रिवर्सल के कैंडिडेट को लेना चाहेंगे जो एक मीन रिवर्जन मुझे लग रहा है हो सकता है। JSW एनर्जी को बाय करके चल सकते हैं। 553 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस 546 के आसपास लगा है। टारगेट जो रहेंगे 566 के देखने को मिल सकते हैं। राजेश सातपुते जी, आपकी ट्रेड? अनुज, देखिए मैं CDSL लेके जाऊंगा। मुझे लगता है बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है आज CDSL में। लॉन्ग बिल्टअप, हेवी लॉन्ग बिल्टअप है, तो ये 1400 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे BTST करके जाइए। मुझे लगता है ये कम से कम 1460 से लेके 1480 तक का टारगेट लेगा। सो CDSL लुक्स गुड टू मी। CDSL लुक्स गुड। चलिए काम करते हैं, मार्केट ब्रेथ देख लेते हैं, फिर अगले हफ्ते के ट्रिगर्स पर आएंगे। बीरू, फटाफट बताइए मार्केट ब्रेथ आज कैसी रही? अच्छी रही होगी आज? मार्केट ब्रेथ बिल्कुल वाकई अनुज, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शानदार मार्केट ब्रेथ, और जैसे कि बता रहे थे कि मिड कैप शानदार प्रदर्शन, और लुक एट ब्रेथ के उसका इम्पैक्ट देखिए डेरिवेटिव ब्रेथ का। 135 लॉन्ग्स, 47 में शॉर्ट कवरिंग, मात्र शॉर्ट 28 में और लॉन्ग अनवाइंडिंग 4 में। पहला स्टॉक रखता हूँ आपकी स्लाइड रखता हूँ आपकी स्क्रीन पर, जिनमें आज स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप था। इसमें इंडियन बैंक, पोस्ट नंबर्स, कल्याण ज्वेलर्स, एक वर्टिकल राइज CDSL, उसके बाद 197 यानी पेटीएम और बंधन बैंक इन काउंटर्स में लॉन्ग क्रिएट हुआ। सेकंड पायदान पे आती है वो स्लाइड जो आज शॉर्ट कवर थे, परसिस्टेंट शानदार मूव, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग 100 डेमा। RBL, बैंक ऑफ इंडिया, इरिडा, SBI कार्ड्स में स्ट्रॉन्ग मूव था। डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आसपास क्लोज हुए, स्टॉक्स में शॉर्ट सारे कवर हुए, स्पेशली जो दो दिन में लोड हुए थे। पेज इंडस्ट्रीज, स्विगी चलने के बाद आज शॉर्ट लेके गया। ऑरविंदो, डिक्सन, भारतीय एयरटेल कल के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद थोड़ा सिंक हुआ, आज शॉर्ट कुछ ऐड हुए। और जहाँ तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है, केन्सटेक, निपन, ब्रिटानिया, इंडसइंड बैंक और NMDC कुछ काउंटर्स रहे जहाँ पे आज क्रैक था। बट एक बार केन्सटेक लेके आइएगा। आई मीन फाइनली ये स्टॉक जाग किस तरफ रहा है, क्या इस पर बात करने टाइम अवॉइड करता हूँ, इसको अवॉइड करता हूँ। मेरे ख्याल से रादर इसको डिस्कस करने से अच्छा रहेगा एक बार हम भारतीय एयरटेल को डिस्कस करते हैं। 1901, अरुण आप क्या कहते हैं?
कल बहुत शानदार प्राइस परफॉर्मेंस, हालांकि ये 1930, 1940, 1950 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, पर आपको लगता है क्या इट्स अ थर्ड अटेम्प्ट? एक अटेम्प्ट लिया था इसने मई में, एक अटेम्प्ट लिया था इसने जून थर्ड वीक में, इट्स ऑलमोस्ट थर्ड अटेम्प्ट। क्या इस बार सक्सीड होगा इस रेंज को बाइसेक्ट करने में, काटने में? देखिए वीरेंद्र जी, डेफिनेटली मुझे लग रहा है 1940 का ब्रेकआउट इस बार देखने को मिलेगा। अगर आप वीकली चार्ट देखते हैं तो एक हायर हाई 2 वीक से लगा है, तो मुझे लग रहा है 1920 का जो लेवल है यहाँ से भी एक मोमेंटम पॉजिटिव बन सकता है, पर ब्रेकआउट पे ही बाई करना चाहिए। 1940 का ब्रेकआउट मुझे लग रहा है अगले हफ्ते आने चाहिए, तो एक एक्सीलेंट स्टॉक है। ओवरऑल वीकनेस, ओवरऑल स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी नजर आ रही है, तो 1940 के ऊपर ही बाई करें। 1910 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लग रहा है मोमेंटम नेक्स्ट वीक काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए एक काम करते हैं, अब अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स के लिए कंचन के पास चलते हैं। कंचन बताइए। अगला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनफैक्ट जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा और भी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। मंडे से शुरुआत करते हैं। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट का डेटा आएगा। रिजल्ट के लिहाज से HCL टेक के नंबर्स आएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्यूसडे की तरफ बढ़ा जाए तो जापान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा, इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन का डेटा WPI, US में भी इन्फ्लेशन का डेटा CPI आपको आता हुआ दिखाई देगा। रिजल्ट के लिहाज से L&T टेक और टाटा एलेक्सी अपने पहली तिमाही के नंबर यहाँ पे घोषित करेंगे। अगर हम बात करें वेंसडे की, तो यहाँ पे चाइना में हाउस प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है वो आएगा, GDP ग्रोथ रेट का डेटा आएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इंडिया के अंदर भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आएगा, पैसेंजर व्हीकल सेल्स और साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा भी इसी तरह आएगा। वहीं अगर हम बात करें US की, तो PPI का डेटा आएगा। रिजल्ट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HDFC लाइफ, ICICI लॉम्बार्ड, एंजल 1 बिलियन ब्रेन्स आपको यहाँ पे अपने पहली तिमाही के नंबर्स घोषित करेंगे। साथ में अगर हम बात करें थर्सडे की, तो US में रिटेल सेल्स का डेटा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा इसी दिन आएगा, और साथ ही साथ रिजल्ट के लिहाज से यहाँ पे विप्रो, टेकएम, पॉलीकैप के नंबर्स भी आएंगे। फ्राइडे यहाँ पे US में आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आता हुआ दिखाई देगा। रिजल्ट के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट JSW स्टील, हेवल्स, पूनावाला फिनकॉर्प, टाटा टेक के नंबर्स, और इंपॉर्टेंट सैटरडे भी होने वाला है। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और साथ में कोटक महिंद्रा बैंक और येस बैंक अपने पहली तिमाही के नंबर पेश करेंगे। ओके, शुक्रिया कंचन। तो ये अगले हफ्ते के ट्रिगर्स, लेकिन अभी तो हफ्ता अगला टाइम है, उससे पहले वीकेंड है। तो वीकेंड पे क्या करना है, देखिए मैं बता देता हूँ क्या करना है। पहले तो आज शाम को वीरू विंबलडन का सेमीफाइनल है, डोकोविच वर्सेस सिनर का, ठीक है ना, और उसके बाद ऑब्वियसली संडे को फाइनल होगा, ठीक है। और उसके अलावा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल शुरू हो रहे हैं, तो आज मतलब ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। एक तो मैच फ्रांस जीत चुका है, आज स्पेन बेल्जियम का मैच है, और सैटरडे लेट नाइट को, संडे की मॉर्निंग ही हो जाएगी, नॉर्वे और इंग्लैंड का मैच है, और संडे मॉर्निंग को अर्जेंटीना और स्विट्ज़रलैंड का मैच है। देखते हैं और कितने फेवर मिलते हैं अर्जेंटीना को वैसे। लेकिन चलिए एक काम करते हैं, राजेश जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या वॉच आउट करना है वीकेंड के लिए। राजेश जी बताइए, कहाँ नजर रहेगी? अनुज जी, ऐसा है कि हफ्ता बहुत शानदार है। जैसे अभी आपने कहा वर्ल्ड कप का तो अच्छा लाइनअप है ही, उसके बाद चाहे OTT हो चाहे थिएटर हो, उसमें आपको एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, हॉरर सारी चीजें हैं। धमाल 4 की बात की जाए जो थिएटर में रिलीज हो रही है, एक टॉप क्लास कॉमेडी मूवी जिसमें रितेश देशमुख, अजय देवगन, अरशद वारसी सारे ही हैं, और पहली 3 जो हुई थी बहुत शानदार हुई थी। ये पिक्चर ऐसी है जिसमें आपको अपने ब्रेन्स यूज नहीं करने। आप ब्रेन्स यूज करोगे तो आपको अच्छी नहीं लगेगी। आप ब्रेन घर पे रख के जाओ, देखो इसे, एक ट्रेजर हंट है, बहुत मजा आएगा। उसके अलावा तमिल की इदयम मुराली करके है, आई नोबडी करके मलयालम की 2 मूवी है, मोना जो कि पहले उसमें आई थी आपके अब उसको पूरी एनिमेटेड आई थी, अब उसको पूरी म्यूजिकल फिल्म बनाई गई है जिसमें ओशन के व्यू जो है बहुत अच्छे लग रहे हैं। इविल डेड 1 जो कि 6वीं इंस्टॉलमेंट है, वो अपने आप में बहुत शानदार हो सकती है, और द इनवाइट करके एक कॉमेडी थ्रिलर है। OTT में बहुत शानदार लाइनअप है। इक्का, सनी देओल, अक्षय खन्ना, तिलोत्तमा सोम, दया मिर्जा, संजीदा शेख। सनी देओल को आप लॉयर के ड्रेस में जब आप देखते हो तो आपको सबसे पहले ख्याल दामिनी का आता है, जहां तारीख पे तारीख 33 साल पहले उन्होंने की थी। इस बार बॉर्डर 2 की शानदार सफलता, अक्षय खन्ना की धुरंधर की शानदार सफलता के पास दोनों एक साथ आ रहे हैं, बहुत एक्साइटिंग हो सकती है। पति पत्नी और वो 2 जो आयुष्मान खुराना और राकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान की मूवी थिएटर में रिलीज हुई थी, उसका OTT रिलीज है।
उसके अलावा पेडी रामचरण की और जानवी कपूर की OTT रिलीज है। बाल्टी करके एक तमिल सीरीज है जो हिंदी में भी आ रही है, जो मेरे ख्याल से बहुत शानदार हो सकती है। स्पोर्ट्स ड्रामा है और जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक कबड्डी प्लेयर किसी गैंगस्टर के गैंग को हरा देता है और उसके बाद उसकी जो जिंदगी में तबाही आती है उस पे है। तो ये लाइनअप बहुत शानदार है और वर्ल्ड कप और विंबलडन तो जो आपने बताया वो अपनी जगह है। चलिए, तो बहुत कुछ है देखने के लिए वीकेंड पे, है ना। पेडी का एक मैंने शॉट देखा था, तो खैर उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन ये है काफ़ी अच्छी खासी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इस वीक। राजेश जी, शुक्रिया आपका सब कुछ बताने के लिए। चलिए अब क्लोज की तरफ बढ़ते हैं और एक दो स्टॉक्स मार्क कर देता हूँ यहाँ पे मैं, फिर उसके बाद अनुज के पास चलेंगे इस क्लोज के लिए। फाइनली मिड कैप IT का ओरेकल फाइनेंशियल्स जो 11,707 पे, अभी हम बात करते हैं अनुज से करीब 610 पे, 610 पे, फिर मेरे ख्याल से कविता जी ने इसको पिक कर लिया था। कविता जी, क्या लग रहा है जब सोमवार को तो आएंगे तो 12,000 की ट्रेजेक्ट्री, 12,100 की ट्रेजेक्ट्री हिट करेगा क्या ये? यस, जो प्राइस पैटर्न फॉर्मेशंस दिखते हैं अकॉर्डिंगली दिस शुड क्रॉस 12,200, 12,200 के लेवल आते हुए दिखते हैं मुझे। बने रहना चाहिए, लेकर जाना चाहिए। ओके, OFSS बने रहे यहाँ पर। ये एक व्यू हो गया। निफ्टी लेकर आइए, रत्ती भर भी आज आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखाई देगी, अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है इसमें। एक व्यू लेते हैं LTM पर। LTM पर क्या व्यू रहेगा मानस जी? देखिए, LTM में पिछले करीब 3 सेशन से हमने कंसोलिडेशन देखा था। उससे पहले बॉटम बना था करीब 3600 रुपए के आसपास और वीकली चार्ट पे हैमर पैटर्न बना था। आज कंफर्मेशन है रिवर्सल का, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है स्टॉक। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी एक ट्रेड लिया जा सकता है। पोजीशन ट्रेड लेंगे 3890, 3890 के स्टॉप लॉस से 4300, 4325 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, LTM नंबर से ठीक पहले अगर आप देखें अच्छा मूव आता हुआ यहाँ पर। और कुछ NBFCs को देखा था मैं, जरा प्लीज़ एक बार रखिएगा। बजाज फिनसर्व क्लोज से पहले एक बार 1918 पे, इसका क्लोज भी बेहद शानदार 1918 पर। याद रखिएगा ये जो क्लोज आएगा मेरे ख्याल से 2 मार्च के बाद, 2 मार्च का, और जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ मार्च फर्स्ट वीक में इसमें कोलैप्स था, उसके बाद ये चला गया था ऑलमोस्ट 1590 की ट्रेजेक्टरी में, लेकिन एक शानदार क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। तो NBFCs में ये अच्छा मूव देता हुआ। उसके बाद आप एक दो स्टॉक्स को और देखिए जो कि बहुत शानदार क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, आई मीन NBFCs और कैपिटल मार्केट की थीम में अगर आप देखें तो आप इसको देखेंगे 17 नवंबर 25 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में। उसके बाद एक स्टॉक और लेके आइए जो एक मतलब कहते हैं ना, जिसने इस पूरे दशा और सर्कमस्टेंसेस बदल दिए, दैट्स कल्याण, है ना। पिछले 3 दिन से ताबड़तोड़ तेज़ी, और मेरे ख्याल से आज और कल के अगर आप वॉल्यूम्स मिला लें, और इनफैक्ट पिछले 3-4 दिन के, वो इसके करियर के सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम डेज में से शामिल होंगे। 3rd 4th कंसेक्यूटिव सेशन जहाँ पे ये मूव बना रहा कल्याण। और एक इंडियन बैंक 10%, और इंडियन बैंक का वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें आज रिकॉर्ड रहा 876 पोस्ट नंबर्स, और इसने अपने साथ साथ पूरे बैंकिंग को थ्रस्ट दिया PSU बैंक्स को। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करीब 4.5% ऊपर, अगेन ये भी 200 डेमा के ऊपर, और बैंक ऑफ इंडिया ये भी करीब 4.5% ऊपर। तो PSU बैंक्स एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लेके जाते हुए, और यही कारण है कि 58,000 के ऊपर निफ्टी बैंक सबसे बड़े कॉल आइटम, सुबह करीब 14 लाख कॉल खड़ी थी यहाँ पर, उसके ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। चलते हैं अनुज के पास इस क्लोज को देखने के लिए। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल, अच्छी क्लोज रही आज मार्केट की, और निफ्टी करीब 250 पॉइंट ऊपर 24,215 पर रहा। निफ्टी बैंक ने लीड किया 800 पॉइंट की रैली के साथ, 58,000 के ऊपर की क्लोज आई यहाँ पर। और निफ्टी IT ये भी 2% ऊपर था, हालांकि ऊपर थोड़ा नीचे आया। मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर था, स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर था। एडवांस डिक्लाइन, मज़े की बात यह है कि कल ज़्यादा अच्छा था, बट फिर भी आज भी अच्छा था। ऑलमोस्ट 2:1 का से बेटर का एडवांस डिक्लाइन रेशो था। इसके अलावा आप देखें आज के कुछ सेक्टोरल गेनर्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा गेंस रहे। इसमें सबसे ऊपर रियल एस्टेट था। आज हमारी चार्ट GPT में भी हमने बात की थी। आज कल आई थिंक PSU बैंक इंडेक्स 3% ऊपर, निफ्टी IT में शानदार मूव, डिफेंस में बहुत शानदार मूव आया करीब 2% के, मेटल्स अच्छा चला, कैपिटल गुड्स अच्छा चला। तो ये आपके आज के कुछ गेनर्स। लूजर्स फटाफट एक ही था, FMCG। निफ्टी गेनर्स पर आते हैं। निफ्टी गेनर्स में देखिए आप सबसे ऊपर जियो फाइनेंशियल, फिर HDFC लाइफ, अदानी एंटरप्राइजेस, यहाँ अच्छे मुफ्त। रिलायंस में अच्छे मूव आए करीब 2.5% के।
SBI लाइफ आज सुबह हमने इसको स्पॉट किया था, इसके डेटा काफ़ी अच्छे थे, 2.5% ऊपर रहा। और BEL ये भी करीब करीब 2% ऊपर था। लूजर्स में क्या क्या थे लेकर आइए, एक बज रहा निफ्टी लूजर्स का चार्ट। डॉक्टर रेड्डी सेकंड डे रनिंग टॉप गेनर था, कल टॉप लूजर था, कल 6% डाउन था, आज 2%। नेस्ले इटर्नल में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, भारती थोड़ा फीका पड़ा आज, सन फार्मा और ITC। और फिर वीकेंड आ गया, क्या क्या देखा हमने इस वीक में। और सच बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि कहने को एक हफ्ता था, लेकिन इस एक हफ्ते में एक सदी बिताई हमने और इतना कुछ हुआ। और जैसे कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। निफ्टी का वीकली मूव रहा -0.25%। इतना सब कुछ होने के बाद ये देखिए ये वीक का परफॉर्मेंस रहा। वही मैं वीकली कैंडल पे कन्वर्ट करके देख रहा था अनुज, तो बिल्कुल सही कहा अनुज ने, कितनी मशक्कत की इस हफ्ते हमने। बट लेट्स सी, जो रिवर्सल इंडियन मार्केट्स लोअर ट्रैजेक्टरी से दिया, जो मशक्कत की हमने, अपना लॉस्ट ग्राउंड रीगेन किया, वो अपना कमाल दिखाया अगले हफ्ते जब हम लौट के आए। इन्हीं उम्मीदों के साथ अनुज और मैं विदा लेते हैं आपसे। सोमवार को मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में फिर करेंगे मुलाकात पूरी तैयारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस वीकेंड।